ठीक है, कल लास्ट क्लास में हमने जो है वो डिस्कस किया था गैसेस के बारे में, और जो 1.5 घंटे का पूरा लेक्चर था कल का वो पूरा कंप्लीट गैसेस पर ही था। आज जो है वो हम लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि देयर आर नो न्यूमेरिकल्स इन लिक्विड एंड सॉलिड, नॉट इवन इन द सिंध बोर्ड या पंजाब या फेडरल बोर्ड में भी कोई MCQs नहीं होते हैं लिक्विड, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं लिक्विड या सॉलिड से, कोई फार्मूला नहीं है। तो बस इंफॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के लिए 1 घंटा भी बहुत होता है किसी भी क्लास में, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आप ऐसे भी इन्फॉर्मेशन दिमाग में रख नहीं पाओगे। तो डिफ्यूजन, सबसे पहले लिक्विड स्टेट को स्टार्ट करते हैं, जो इंटरमीडिएट स्टेट है सॉलिड और लिक्विड के बीच में। तो जब हम लिक्विड स्टेट की बात करते हैं तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि डिफ्यूजन होती है, जैसे गैसेस में डिफ्यूजन होती है, लिक्विड्स में भी डिफ्यूजन होती है। बस इतना याद रखें कि लिक्विड्स में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है वो लेस दैन गैसेस होती है, गैसेस से स्लो डिफ्यूज़ करते हैं। बस ये बात याद रखनी है कि जैसे एक ड्रॉप ऑफ इंक, व्हेन यू ड्रॉप अ ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर, देन व्हाट दिस जो इंक डिफ्यूजेस ऑल ओवर द लिक्विड, तो दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो बस इतना याद रखना है कि लिक्विड की डिफ्यूजन जो है वो गैसेस से कम होती हैं, स्लो होती हैं, क्योंकि उनमें डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के बीच में कम होता है, जिसकी वजह से वो कोलाइड कर रही होती हैं आपस में डिफ्यूज़ करते हुए, तो स्लो डाउन हो जाती हैं। गैसेस में डिफ्यूजन फास्टर होती है, लिक्विड्स में स्लोअर होती हैं। बात समझ में आ गई? बस और कुछ नहीं। आगे नेक्स्ट हमारे पास है विस्कोसिटी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में तो शॉर्ट नोट आता था विस्कोसिटी पे, यहाँ कुछ बेसिक बातें विस्कोसिटी के बारे में याद रखनी है। सबसे पहले तो विस्कोसिटी को जो डिनोट किया जाता है, इसको एक सिंबल ईटा से शो किया जाता है, ईटा से शो किया जाता है, दिस इज़ ईटा सिंबल। और डेफिनेशन क्या है विस्कोसिटी की? द रेजिस्टेंस टू फ्लो इन लिक्विड। जब लिक्विड बह रहा होता है तो बहते हुए उसको मज़ाहमत का, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है उसी को हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। जब लिक्विड बहता है तो बहते हुए उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, और यही कहलाती है विस्कोसिटी। इस लिहाज से हमारे पास 2 तरह के लिक्विड्स हो सकते हैं, या तो हमारे पास हो सकते हैं मोबाइल लिक्विड, या तो हो सकते हैं हमारे पास विस्कस लिक्विड। विस्कस लिक्विड कौन से होते हैं? जो गाढ़े होते हैं, जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जैसे शहद वगैरह। और मोबाइल लिक्विड जो जिनके अंदर मोबिलिटी होती है, जो ईजिली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मोबाइल लिक्विड की विस्कोसिटी डाउन होती है, लेस विस्कस होते हैं, जैसे वाटर वगैरह, पेट्रोल वगैरह। तो 2 तरह के लिक्विड है, मोबाइल लिक्विड और विस्कस लिक्विड, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, फ्लूइड्स किसे कहते हैं? फ्लूइड किसे कहते हैं? फ्लूइड हर वो चीज़ जिसके अंदर फ्लो होने की कैपेबिलिटी है उसको फ्लूइड कहा जाता है। हर वो चीज़ जो फ्लो हो सके। तो हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर जो लिक्विड्स और गैसेज होते हैं उनको फ्लूइड कहा जाता है, जो फ्लो हो सकते हैं, जो बह सकते हैं। सॉलिड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन फ्लूइड। तो फ्लूइड हर वो चीज़ विच इज़ द एबिलिटी टू फ्लो। हमने इंग्लिश में पढ़ा था FLU का जो रूट होता है फ्लू, तो उसके मतलब फ्लो के मायने में आ रहा होता है। अब वो फ्लू से जितने भी वर्ड निकल जाए, वो सिर्फ इन्फ्लुएंजा निकल जाए, वो जो है वो फ्लूइड का वर्ड आ जाए, और बहुत सारे वर्ड हैं, इन्फ्लुएंस का वर्ड आ जाए, एफ्लुएंट का वर्ड आ जाए, मेलीफ्लस का मतलब वर्ड आ जाए, इस तरह से फ्लक्स का वर्ड आ जाए। तो जितने भी FLU वाला रूट होता है इसका मतलब फ्लो। तो एबिलिटी टू फ्लो, हर वो चीज़ जो फ्लो हो सके। तो फ्लो गैसेस और लिक्विड्स हो सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लूइड। तो 2 तरह के लिक्विड्स होते हैं, मोबाइल लिक्विड्स होते हैं और विस्कस लिक्विड्स होते हैं। और मोटर ऑयल की जो ग्रेडिंग की जाती है वो विस्कोसिटी के बेस पर की जाती है। मोटर ऑयल ग्रेडिंग से मुराद जो इंजन ऑयल, लुब्रिकेंट्स जो आप इस्तेमाल करते हैं बाइक के इंजन में, जनरेटर के इंजन में, कार के इंजन में, तो वो जो उसके अंदर कुछ ग्रेड्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं उसकी, उसका कुछ कोड होता है 40, 80, 100, 200। तो वो जो ग्रेडिंग होती है उसकी विस्कोसिटी के बेस पर की जाती है। जिसकी ग्रेडिंग ज़्यादा होती है मतलब वो ज़्यादा विस्कस होता है। तो विस्कोसिटी की वैल्यूज़ को डेली लाइफ में हम जब हम लुब्रिकेंट्स खरीदते हैं, इंजन ऑयल, तो उसमें लिखा होता है। वो यहाँ तक कि दुकानदार को भी पता होता है, अगर आप उससे बोलो जो ऑयल बेचता है तो वो बता देगा ग्रेडिंग उसकी, ये 200 ग्रेड का है, ये 100 ग्रेड का है, 150 ग्रेड का है। हमारे लिए इतना नहीं, हम तो बोलते हैं कैल्टेक्स या शेल का दे दो भाई, कैस्ट्रॉल का दे दो। लेकिन जो दुकानदार होता है उसको सारी डिटेल पता होती है। केमिस्ट्री नहीं आती उसको, बट ये बात उसको आती है कि विस्कोसिटी कैसे बताते हैं किसी भी लिक्विड का। ग्रेडिंग ज़्यादा तो विस्कोसिटी ज़्यादा, लेस ग्रेडिंग है तो लेस विस्कस है। और जो ज़्यादा विस्कस होता है वो ज़्यादा बेहतर हमारे पास ऑयल होता है, क्योंकि वो ऑयल टाइम टू टाइम क्या होता है, पतला होता रहता है। तो वो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा तो क्या होगा, टाइम लगेगा उसको थिन होने में, दैट्स वो ज़्यादा महंगा भी आता है और अच्छी क्वालिटी का भी होता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक को मसला रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट्स पर देख लो। अच्छा,
विस्कोसिटी के दो फैक्टर्स, किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है विस्कोसिटी? दो फैक्टर पर, सरफेस टेंशन में इन्हीं दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन और टेम्परेचर। जितना ज़्यादा, अच्छा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को तो बच्चे हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी, सिंपल सी बात है। और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के लिहाज से मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से उसको याद रखते हैं, उसको मैं दोबारा बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है वो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसके बाद हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद हमारे पास आता है डायपोल डायपोल, और डायपोल डायपोल के बाद फिर हमारे पास आता है लंदन फोर्स। ठीक है, ये हमें इस तरह से याद रखना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी पहले हमारे पास, चलो मेटालिक बॉन्डिंग हम कह सकते हैं, मेटालिक बॉन्ड। वैसे मेटालिक बॉन्ड हम प्राइमरी बॉन्ड में भी डालते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको चैप्टर 4 के लेक्चर में। मेटालिक बॉन्ड जैसा मरकरी, तो बस ये एक वाहिद है लिक्विड जैसा मेटालिक बॉन्ड होता है, बाकी कोई और लिक्विड दुनिया का है ही नहीं जिससे मेटालिक बॉन्ड हो, बिकॉज मरकरी इज द ओनली लिक्विड मेटल, अदरवाइज देयर इज नो लिक्विड मेटल, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट दिस वन। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर अगर बात करें तो H+ का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अट्रैक्शन जो होता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर अगर देखा जाए तो फिर इसमें ये देखा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी देखा जाता है और साथ में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी देखे जाते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के लिहाज से बात करो तो HF में ज़्यादा होगी, अच्छा HCl में तो होगी ही नहीं। मिसाल के तौर पे अगर बात की जाए नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के उस लिहाज से देख लेते हैं तो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ग्रेटर होगी किससे भाई? HF से। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें दो जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर एक जगह पर है। और इससे भी ज़्यादा आपके पास ग्लिसरीन जो होगा उसकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें 3 जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ग्लिसरीन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है वाटर से, वाटर के स्ट्रॉन्ग है HF से। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर का ट्रेंड है, ये इससे आगे पीछे नहीं जा रहा, इस पे रहते हुए बात करें तो। अब अगर हम डायपोल डायपोल पे आ जाएँ, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पे, तो डायपोल डायपोल जैसे HCl के अंदर डायपोल डायपोल हो गया, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो यहाँ पर हमारे पास आ रहा होता है। उसके बाद हम, और ये जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है दिस इज एक्चुअली परमानेंट डायपोल इंटरेक्शन, जो पिछली क्लास में बात हो रही थी। परमानेंट डायपोल इंटरेक्शन है, एक टेम्पोररी भी होता है जिसको हम लंदन फोर्स कहते हैं, इसी को लंदन फोर्स कहते हैं, इसी को डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं, इसी को हम लोग जो है वो इंड्यूस्ड डायपोल कहते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल, इसी को हम लोग कहते हैं टेम्पोररी डायपोल, और इसी को हम लोग एक और में नाम, थोड़ी देर के लिए होता है ना ये, तो कुछ जगहों पर इसको इंस्टेंटेनियस डायपोल भी लिखा होता है। तो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं भाई एक ही चीज़ कितने नाम, तो वो एक ही बात है, कुछ भी हो, लंदन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स, इंड्यूस्ड डायपोल, टेम्पोररी डायपोल या इंस्टेंटेनियस डायपोल। अब ये सिर्फ आपको पता है ये वाला डायपोल फोर्स जो आपके पास होता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर में होता है बस। ये जो इंड्यूस्ड डायपोल होता है सिर्फ नॉन पोलर में जनरेट हो रहा होता है। इसके अंदर भी साइज़ का इशू आता है, साइज़ का इशू आता है। नियॉन ज़्यादा, नियॉन के अंदर जो डिस्पर्जन फोर्स होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी किसके साथ भाई? हीलियम से। जितना बड़ा साइज़ होता है एटम का उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो है वो डिस्पर्जन फोर्स अप्लाई हो रहा था। लास्ट टाइम शायद साद ने पूछा था, किसने, समझ गया? तो ये आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स याद होना चाहिए, रट्टा हुआ होना चाहिए बिल्कुल, ताकि 1 से 2 MCQs निकल जाए आपके आराम से, वरना फंस जाओगे। MD कैट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे नाम होते हैं। अब हमारे एक ECAT में क्या है नाम, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड याद रखना है, डायपोल डायपोल और एक लंदन फोर्स से डिस्पर्जन, और नाम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिन बोर्ड में और कोई नाम नहीं लिखा होता कहीं पे भी, और ना ही वो डिस्पर्जन फोर्स के अंदर का ट्रेंड हमारे सिन बोर्ड में, तो वो बस डिस्पर्जन फोर्स होती है, नॉन पोलर में होती है। साइज़ का इफेक्ट पंजाब बोर्ड बताता है आपको, ठीक है, तो कुछ चीज़ें देख लेना। अच्छा, विस्कोसिटी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन और जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। सबसे ज़्यादा हाईली विस्कस इन तमाम में ग्लिसरीन, वो सॉरी मरकरी होगा, उसके बाद ग्लिसरीन, उसके बाद वाटर, उसके बाद HF, उसके बाद HCl, उसके बाद आगे डिस्पर्जन फोर्स वाले कुछ भी होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये इस तरह से हो गया। तो जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ज़्यादा विस्कस होगा। इथाइल अल्कोहल की ज़्यादा विस्कोसिटी होती है डाईइथाइल ईथर से, ऐसा क्यों होती है भाई ऐसा? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है सबको, दिख रही है भाई, डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं है। नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, दिस कार्बन इज इनडायरेक्ट मॉलिक्यूल एटम हेयर, जो उसको इनडायरेक्ट कर दे रहा है। तो इसमें कौन सी फोर्स होगी फिर इसके अंदर, कौन सी फोर्स होगी फिर इसके अंदर? डिस्पर्जन कहाँ से होगी? डायपोल दिख रहा है, डायपोल फोर्स होगी।
ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है यहाँ पर, सिमेट्रिकल उस वक्त नहीं देखेंगे। यहाँ लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आ गया तो सिमेट्रिकल का आएगा। लोन पेयर नहीं आता तो सिमेट्रिकल चेक करते हैं ना। लोन पेयर आया हुआ है तो ऐसे ही पोलर हो गया ये। यार क्या कर रहे हो तुम लोग, पूरा चैप्टर 4 पढ़ा दिया, अभी तुम लोग वही नहीं समझ में आ रहा कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है। नॉन पोलर है, ये पोलर है तो डायपोल डायपोल है। समझाऊँ क्या दोबारा से, पोलर नॉन पोलर। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी कम विस्कोसिटी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने पर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं तो उसके वजह से फ्रिक्शन कम हो जाती है, सिंपल सी बात है। इसलिए हाई टेम्परेचर पे कम विस्कस हो जाता है। टेम्परेचर अगर हाई हो, आपने जनरेटर में या बाइक में जब आप इंजन ऑयल डाल रहे होते हैं, उसके बाद 6 महीने आपने चला दिया जनरेटर को, इंजन ऑयल को, तो क्या होता है जब उसके बाद जब ऑयल निकलता है तो बहुत पतला सा निकलता है, बहुत पतला निकलता है। जितना गाढ़ा डाला होता है उतना गाढ़ा होता नहीं है वो, बल्कि बड़ा थिन सा होता है, लेस विस्कस होता है। वजह क्या होती है, क्योंकि इंजन के अंदर, कोई भी इंजन हो, इंटरनल कंबशन इंजन है, उसके अंदर टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना। कभी आप हाथ भी लगाओगे तो आपको पता लगे कितना ज़्यादा गर्म होता है इंजन। तो इंजन की हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, जो ऑयल है उसकी विस्कोसिटी डाउन हो जाती है, तभी वो पतला हो जाता है। ऐसा ही है, तभी चेंज करते हैं ना, वो मैकेनिक लोग का एक तरीका होता है, वो उसको हाथ में लगा के यूँ करके टच करते हैं। वो कहते हैं ना, निकाल के वो सारे वो छोटे होते हैं, यूँ करके चेक करते हैं, हाँ भैया चेंज करा लो। वो चिपक आ रही होती है तो बोलता अभी चलेगा, हाँ महीना और चलाओ, और देखते हैं नहीं यार नहीं अभी भी चेंज करो। वो उसके वो विस्कोसिटी तो देख रहे हो और क्या देख रहे हो। लड़कियों को शायद नहीं पता, लड़कों को पता है, कहते चेक करते हैं। विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमेरिकल कोई नहीं आएगा, जस्ट यूनिट के लिए फॉर्मूला देखना है, ठीक है। तो प्रेशर इनटू टाइम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी। प्रेशर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, विस्कोसिटी आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो विस्कोसिटी ईटा इज इक्वल टू पी इंटू टी, सही है। यूनिट निकल जाएगी इससे। दिस इज, अच्छा प्रेशर के लिहाज से देखा जाए तो उसको हम ये पहला तो एक यूनिट पास्कल सेकंड कह सकते हैं, इसकी यूनिट हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड भी कह सकते हैं हम इसको। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड एक ही बात है, चूँकि पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट इसकी हो जाएगी, अच्छा सीजीएस यूनिट इसमें हमारे पास दो तरह से निकल सकती है। प्रेशर की यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, प्रेशर को छोड़ो, चलो फोर्स के लिहाज से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से देख लेते हैं। डाइन हो जाएगी, ठीक है। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, और यहाँ पर सीजीएस यूनिट यहाँ पर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकंड हो जाएगी, लेकिन सिंध बोर्ड की बुक में इसमें ना ये लिखा होता है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, अगर आपने देखा हो तो ये तो इस फॉर्मूले के लिहाज से सीजीएस में अरेंज तो नहीं हो रहा ना, ये अरेंज हो रहा है, नहीं हो रहा अरेंज। डाइन को अगर ओपन अप करते हैं तो भी शायद, डाइन क्या चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास है फोर्स, है ना, फोर्स है ये हमारे पास, और फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा किलोग्राम नहीं, ग्राम मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ये वाला कहाँ आएगा, ऊपर के नीचे, नीचे रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर से कैंसिल, तो ये फिर तो सेकंड स्क्वायर तो आ रहा है। अच्छा एक और सेकंड भी है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये सेकंड जो है वो यहाँ पर हाँ चेंज आ रहा है। मैं उसको दोबारा से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको अगर हम देख लें तो दिस इज़ द होल कंप्लीट, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है, इसको मैं डिवाइड पर डाल दे रहा हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर को, ताकि समझने में आसान हो। ये डाइन हो गया हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिहाज से क्या हो गया किलो, तो ये हमारे पास हो जाएगा डाइन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिहाज से क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई को डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया यहाँ पर हमारे पास, ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। अच्छा यही आया ना, एक और सेकंड है यहाँ पर, सामने भी एक सेकंड है, ये वाला सेकंड लगा देते हैं। तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो नहीं रहा ना, लेकिन सेंटीमीटर तो पहुँच गया सिर्फ, चूँकि स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये मसला आ गया। ये तो यूनिट कहीं से भी नहीं निकल लेना विस्कोसिटी की, तो इस क्लास से यूनिट जो है ना वो उसकी ये वाली होनी चाहिए, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकंड। तो ये यूनिट तो आप कहीं से भी ड्राइव नहीं कर सकते इसकी, हमने करके देखा लेकिन ड्राइव हुआ नहीं, सीजीएस सिस्टम में नहीं हुआ ना। पंजाब बोर्ड के लिहाज से वो यही लिखा होता है, या फेडरल में भी ये लिखा हुआ है, सिंध बोर्ड में गलत लिखा हुआ है। अब आपकी मर्ज़ी, आप जो भी याद रखें।
लॉजिकल वे पर ये होना चाहिए, ये तो होने नहीं चाहिए ना सीजीएस में। आप इसको प्रूफ कैसे करोगे? इस फॉर्मूले पे बैठेगा ही नहीं है जाके, ये प्रेशर इनटू टाइम पे नहीं बैठ सकता ना किसी भी सूरत में। अच्छा, यही 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकंड बराबर होता है 1 पॉइस के। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था पॉइजल। पॉइजल नाम के साइंटिस्ट ने विस्कोसिटी को डिस्कवर किया था, उसी के नाम पर हमने इसको 1 पॉइस कह दिया। और 1 पॉइस बराबर होता है, अच्छा ये जो कंप्लीट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकंड होता है 1 पॉइस के बराबर होता है। यही 1 पॉइस 100 सेंटीपॉइस और 1000 मिली पॉइस के बराबर हो सकता है। यूनिट कन्वर्जन याद रखे पूछते हैं, ठीक है। 1 पॉइस 100 सेंटीपॉइस और 1000 मिली पॉइस के बराबर होता है और पॉइस बराबर इसके होता है, ठीक है। सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं। एमकेएस के अंदर क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड हो गया। क्लियर है? यूनिट समझ में आई विस्कोसिटी की? न्यूमेरिकल्स नहीं आता, बस यूनिट पूछ रहे होते हैं, यूनिट देख लें। अगर एमकेएस में बोले तो ये आ जाएगा, सीजीएस में बोले ये तो पॉइस लगा देना। पॉइस वैसे कॉमन यूनिट भी पॉइस की है, वरना फिर ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू सेकंड। एनईडी का पेपर दे रहे हो तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकंड लगा देना। एनईडी वालों के लिए ऊपर वाली यूनिट है ये रेड वाली, और डाउ का जो टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए नीचे वाली यूनिट है, क्योंकि वो पंजाब और फेडरल से ही बनेगा, और एनईडी वालों का सिंध बोर्ड के बुक से बनेगा। मैं दोनों बता दे रहा हूँ। गलत और सही से कुछ नहीं होता, नंबर किस में आएंगे सही चीज़ ही होती है। गलत और सही इंटर क्लास में तो मैटर नहीं करता ना, एडमिशन हो जाए बस, सही क्या गलत क्या आगे पढ़ लेंगे यूनिवर्सिटी में। अच्छा, सरफेस टेंशन पे आ जाते हैं। सरफेस टेंशन को गैमा से शो करते हैं, और सरफेस टेंशन क्या है कि किसी भी लिक्विड के सरफेस पर जो टेंशन की रेट होती है उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। टेंशन इज एक्चुअली इलास्टिक फोर्स, खिंचाव की ताकत, उसको हम टेंशन कहते हैं। आपको पता है कि अगर आप कोई लिक्विड ले लें तो लिक्विड पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हर तरफ होते हैं, नीचे या बीच में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम टॉप के मॉलिक्यूल की बात करें, ऊपर जो सरफेस पर मॉलिक्यूल होते हैं वो सिर्फ राइट लेफ्ट और डाउनवर्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ऊपर तो मॉलिक्यूल होते ही नहीं है। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स आपस में करीब करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट हो जाता है लिक्विड के सरफेस पर, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसी सरफेस टेंशन की वजह से मच्छर और मक्खी वगैरह इस तरह के कीड़े मकोड़े जो हैं वो पानी के ऊपर आराम से बैठ जाते हैं और डूबते नहीं हैं, क्योंकि उनके पाँव के चारों तरफ आपको टेंशन दिख सकता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की वजह से पानी की जो सरफेस होती है वो मोटी हो जाती है थोड़ी सी, और तय जो मोटी हो जाती है, क्यों हो जाती है? बिकॉज वाटर के मॉलिक्यूल्स करीब सारे आ जाते हैं, बिकॉज वो राइट और लेफ्ट पर अट्रैक्ट कर रहे होता है कोहेसिव फोर्सेस के थ्रू। और बाकी बीच वाले मॉलिक्यूल में सरफेस टेंशन क्यों नहीं होता? क्योंकि वो चारों साइड पर जो है वो क्या कर रहे होते हैं? फोर्स लगा रहे होते हैं। लेकिन सरफेस वाले सिर्फ राइट लेफ्ट और डाउन पे लगा रहे होते हैं, तभी एक कह लो कि एक डिफरेंस इन फोर्स क्रिएट हो जाता है सरफेस और नीचे के मॉलिक्यूल में, वो सरफेस टेंशन कहलाता है। ये एक डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन सरफेस टेंशन की कि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ या एनर्जी पर यूनिट एरिया भी कहला सकता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड या एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज ऑल्सो कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो इस फॉर्मूले से भी हम इसको, ये फॉर्मूला की डेफिनेशन भी हो सकती है F/L या E/A। बस ये चीज़ है, समझ में आ गई बात यहाँ तक? आगे बाकी डिटेल अगले स्लाइड में आएगी। अभी इसमें स्लाइड में ये चीज़ बताई मैंने, सरफेस टेंशन गैमा से शो होता है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ये एनर्जी पर यूनिट एरिया है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, और ये सिर्फ सरफेस फिनोमेना है, सरफेस पर पाया जाता है। सरफेस टेंशन एक सरफेस फिनोमेना है, और एवोपोरेशन भी आगे पढ़ेंगे, वो भी एक सरफेस फिनोमेना है, क्योंकि एवोपोरेशन और सरफेस टेंशन दोनों सरफेस पर होती है। विस्कोसिटी एक ओवरऑल फिनोमेना है, सिर्फ सरफेस पर नहीं होती। विस्कोसिटी मॉलिक्यूल में ऊपर से नीचे हर जगह पर होती है, लेकिन सरफेस टेंशन सिर्फ सरफेस पर होगी। क्लियर बात समझ आ रही? यूनिट क्या निकल जाएगी बच्चे? मैंने अभी बताया कि गैमा क्या है भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, या फिर गैमा है एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिहाज से SI सिस्टम में बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, और एनर्जी पर यूनिट एरिया के लिहाज से जूल पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। CGS में आ जाओ तो फोर्स की यूनिट होती है डाइन पर सेंटीमीटर, और एनर्जी की यूनिट होती है अर्ग। CGS सिस्टम में अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये SI सिस्टम में 2 यूनिट्स हैं, और CGS सिस्टम में इसके 2 यूनिट्स हैं। अलग अलग फॉर्मूले से अलग अलग डेफिनेशन, और आपको पता है ये हम सिंपल इस तरह से ड्राइव भी कर सकते हैं, चूँकि फोर्स और एनर्जी के दरमियान सिर्फ क्या होता है? एक डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क होता है, मतलब एरिया डिस्प्लेसमेंट, एक लेंथ का फ़र्क होता है, और नीचे भी एक और लेंथ डाल दो, F/L/L, ये एरिया ये एनर्जी बन जाएगी और ये एरिया बन जाएगा। तो L से L कैंसिल हो गया भाई, आगे दोबारा। तो एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग अंदाज से बता रहे हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ कह दो, एनर्जी पर यूनिट एरिया कह दो, इसलिए ऐसा 2 यूनिट अलग अलग निकलेगी। SI सिस्टम में और CGS सिस्टम में। क्लियर है? फैक्टर क्या है? फैक्टर वही 2 भाई, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और टेम्परेचर, सेम फैक्टर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्योंकि जब आप
इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स और करीब करीब आ जाएंगे और सरफेस टेंशन हो जाएगी। तो इसलिए अब वो सारा फिनोमेना वैसे ही चल गया जो भी था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डायपोल डायपोल, फिर लंडन फोर्सेस, वो सब कहानी नहीं सुना रहा दोबारा, समझ गया। टेम्परेचर की बात कर लें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, सरफेस टेंशन डाउन, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम सरफेस टेंशन आपके पास होगा। क्लियर है? सेम विस्कोसिटी वाला ट्रेंड यहाँ अप्लाई हो जाता है, फैक्टर सेम होता है एग्जैक्टली। वो रट्टा लग गया तो ये भी लग गया रट्टा एक साथ। सिर्फ एमसीक्यूज में क्या होता है, एक स्टेटमेंट लिखी होती है, रीज़न पूछ रहे होते हैं, एक लाइन में आता है। अब फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज स्फेरिकल, गिरता हुआ पानी का कतरा गोल क्यों होता है? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ये आपने मैट्रिक क्लास फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, फिर इंटर में ही पढ़ा होगा। तो हर पानी का गिरता हुआ कतरा जो होता है वो गोल होता है, गोल होने की वजह क्या होती है? सरफेस टेंशन। डिटेल में नहीं जा रहे उसकी, मैं ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, बाकी पढ़ लेना घर पे क्या लिखा भाई, ज़रूरत नहीं है उसको डिटेल पे जाने की। बस गिरता हुआ कतरा गोल होता है, रट्टा मार लो कि ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। क्लियर? आगे बढ़ें, क्योंकि डिटेल पूछेंगे नहीं आपसे, आप समझेंगे ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन। कैपिलरी रिएक्शन पता है क्या होता है? कि लिक्विड जब कैपिलरी ट्यूब पे राइज करती है ना, जैसे ही आप जो है वो कोल्ड ड्रिंक के स्ट्रॉ को कोल्ड ड्रिंक के अंदर डालते हैं तो थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक फ़ौरन से ऊपर आता है। स्ट्रॉ जैसे ही आप पेप्सी के अंदर डालते हैं, पेप्सी फ़ौरन से ऊपर आती है, तो उसके बाद दोबारा नीचे चले जाती है। अगेंस्ट द ग्रेविटी एक्शन हो रहा होता है, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी ट्यूब पे एक पतली सी ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब पे लिक्विड राइज क्यों होता है? वो पूछे हमसे तो हम क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। बस अब सरफेस टेंशन की वजह से क्यों होता है कोई नहीं पूछता एप्टीट्यूड में आपसे। कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। समझ में आ गया? बाकी डिटेल किसी को पढ़नी है घर पे पढ़ लेना क्या लिखा है। आगे बढ़े, ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, वैसे आएगा भी नहीं, फिर भी शौक है ज़्यादा साइंटिस्ट बनना है तो पढ़ लेना, सही है। आगे बढ़े, तो क्या यार इंटर के स्लाइड चल रहे हैं यार, स्लाइड प्रिपेयर मैंने एप्टीट्यूड के क्लास से नहीं कर पाया, इसलिए ज़्यादा स्लाइड्स हैं, जल्दी जल्दी निकालते हैं। इंटर के स्लाइड कर लिया तो एप्टीट्यूड तो ऐसे ही हो गया। सरफेस टेंशन, एक कतरा इंक का फैल जाता है ब्लॉटिंग पेपर पे, इंक का एक कतरा जो है ब्लॉटिंग पेपर पे फैल जाता है, क्यों फैल जाता है? सरफेस टेंशन की वजह से फैल जाता है। बस समझ में आगे, टिश्यू पेपर में एक कतरा इंक का गिराओ, सरफेस टेंशन की वजह से फैल जाता है, कैपिलरी एक्शन ही हो रहा था उसके अंदर। डिटेल लेक्चर चाहिए इसके ऊपर तो भाई ये जो इंटर के लेक्चर्स है मेरा, उसमें एक घंटे की बात की है मैंने चीज़ों पर, तो वहाँ पर देख सकते हैं। अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, और मैं कहता हूँ घर पे जाके भी देखने की ज़रूरत नहीं है उसको भाई, नहीं आता। मतलब आपसे पूछेंगे अ ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड्स ओवर ब्लॉटिंग पेपर ड्यू टू डैश, नीचे लिखा होगा विस्कोसिटी, एवापोरेशन, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, तुम निशान लगाना सरफेस टेंशन, एक नंबर आ जाएगा। क्या सब में? एमडी कैट में भी ऐसे है, उसमें थोड़ी ना तुमसे कोई बहुत मुश्किल कर देंगे, और हार्वर्ड का टेस्ट थोड़ी ना देना है, डाउ का ही देना है भाई, और तो कुछ सेट थोड़ी ना दे रहे हो जितना परेशान हो रहे हो। एनईडी और एमडी कैट के कंपैरिजन में एमडी कैट मुश्किल है, एमडी कैट इज़ नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट, उससे ज़्यादा मुश्किल टेस्ट नम्स का होता है, और उससे मुश्किल टेस्ट AKU का होता है, तो वो तो सिंपल सी बात है। लेकिन मैं कंपैरिजन में कहूँ, यहाँ पे जो बच्चे बैठे मुश्किल ऐसे मैं बस बोलता हूँ, बाकी एमडी कैट को भी कोई तूफानी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा सुकून पार्क नहीं, सही है। वाटर की सरफेस टेंशन इथाइल अल्कोहल से ज़्यादा क्यों होती है भाई? इथाइल अल्कोहल में कितनी जगह पर? एक जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और वाटर में 2 जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बस समझ में आ गई बात। वाटर बनाता है कौन सा मेनिस्कस भाई? कॉनकेव मेनिस्कस, और मरकरी बनाता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि कौन मेनिस्कस जो है वो चेंज हो रहे होते हैं? इसमें थोड़ा सा इसमें कोएशन और एडिशन का बता देता हूँ मैं। देखो, ये अगर आप वाटर ले लोगे, H2O पानी आपने एक टेस्ट ट्यूब में डाला, और एक टेस्ट ट्यूब में आपने जो है वो मरकरी डाल दिया, Hg, तो पानी डालोगे तो क्या होगा कि आपने इसको सतह थोड़ी सी इस तरह से मिलेगी, आपको इस तरह से मिलेगी, दबी भी मिलेगी। ब्यूरेट में जब आप वाटर ऐड कर देते टाइट्रेशन में, तब भी ऐसा दबा हुआ दिखता था, टेस्ट ट्यूब में भी थोड़ा दबा हुआ दिखता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मेनिस्कस। कॉनकेव मेनिस्कस, मेनिस्कस खुद एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी ज़बान से आया है। मेनिस्कस के मतलब होता है क्रीसेंट, और क्रीसेंट के मतलब होता है हिलाल, या हिलाली चांद जो होता है, क्रीसेंट मून। तो चांद जब आप देखते हैं ना कि चांद इस तरह से ही होता है ना, दिस दैट लाइक दैट, इसी तरह की एक शेप बननी होती है उसके अंदर। दैट्स वाई इस क्रीसेंट को हम ग्रीक में कहते हैं मेनिस्कस, और इसलिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन रहा होता है। दिस इज़ द कॉनकेव मेनिस्कस एंड दिस इज़ द कॉन्वेक्स मेनिस्कस। अब जब आप पानी डालोगे तो कॉनकेव मेनिस्कस बन, ये मरकरी डालोगे तो ये रियल पिक्चर कैप्चर की हुई आप देख सकते हो, इसमें ऊपर आ जाकर मेनिस्कस बन रहा है, कॉन्वेक्स बन रहा है। वजह क्या है? वजह इसके पीछे है फोर्स ऑफ कोहेशन एंड फोर्स ऑफ एडिशन। देखो, मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स 2 तरह के फोर्स लगा रहे होते हैं।
एक कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, या फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स ऑफ एडेशन कह सकते हैं। एक मॉलिक्यूल वाटर का दूसरे मॉलिक्यूल से जो फोर्स लगा रहा है, दिस इज कॉल्ड कोहेशन। और यही वाटर का मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी फोर्स लगा रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एडेशन। समझ के कोहेशन क्या है और एडेशन क्या है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ कोहेशन है और फोर्स ऑफ एडेशन है, दो तरह के फोर्स होते हैं। कोहेसिव फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स आपस में लगाते हैं, एडेसिव फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर के साथ लगा रहे होते हैं। अब दोनों में से कोई एक फोर्स डोमिनेट हो जाती है लिक्विड के अंदर। अगर एडेसिव फोर्स डोमिनेटेड है तो मतलब वॉल ऑफ कंटेनर पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो ऐसे लिक्विड्स क्या करते हैं, हमेशा कॉन्केव मेनिस्कस बनाते हैं। तभी तो देखो वॉल ऑफ कंटेनर पे ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से वॉल पे थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया ये, तभी ऐसा मेनिस्कस बन गया। और अगर कोहेसिव फोर्स डोमिनेट कर जाए तो वॉल से क्या हो गए, वो थोड़े डाउन हो जाएंगे और अपवर्ड बीच अपने मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, थोड़े उभर जाएंगे। इस वजह से कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा। तो वाटर के अंदर एडेसिव फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कोहेसिव फोर्स से, मरकरी के अंदर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एडेसिव फोर्स से। एडेसिव फोर्स वही होती है जो कि वॉल ऑफ कंटेनर के साथ मॉलिक्यूल लगा रहा होता है। और जिस भी लिक्विड के अंदर एडेसिव फोर्स आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेटिंग लिक्विड। वेटिंग लिक्विड क्यों कहते हैं, जो आपके हाथ को गीला कर दे, ऐसा लिक्विड। एक जगह आपने मरकरी रखा, एक जगह आपने पानी रखा, पानी में हाथ डुबा के निकालोगे हाथ गीला होकर निकलेगा, मरकरी में हाथ डुबा के निकालोगे हाथ गीला नहीं होगा, वैसे निकल जाएगा सूखा सूखा। है दोनों लिक्विड। चूँकि जब आपका हाथ वॉल ऑफ कंटेनर है, जब आपने हाथ पानी में डाला तो एडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है, आपके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, आपके हाथ को चिपक गए फोर्स के साथ, बाहर निकालो तो चिपके ही रहे, इसलिए हाथ गीला हुआ। मरकरी में हाथ डाला आपने तो क्या हुआ कि मरकरी में वो आपके हाथ से फोर्स ही नहीं लगा रहा, उसको लगाना ही अपने मॉलिक्यूल्स में, जब बाहर निकाला तो आपके हाथ में कुछ नहीं चिपका। अगर आपके थर्मामीटर कभी घर पे टूटा है और अपने मरकरी को हाथ लगाया तो हाथ को गीला नहीं करता, वो कागज़ को भी नहीं करता। कागज़ में उठाते हैं और उठा के फेंक देते हैं, कागज़ अपने हाथ पर रखो, कहीं पर भी गीला नहीं होगा, कागज़ स्लिप होकर निकल जाएगा वो, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ कोहेशन ऑफ मरकरी। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया। ये बाकी पढ़ लेना घर पे क्या लिखा, मैंने खुद ही लिखा अंग्रेज़ी में, तो आसान अंग्रेज़ी होती है, समझ भी जाते हैं मेरी अंग्रेज़ी बच्चे, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। नहीं भी पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। वो जो है ना रट्टा मारने, किसी को शौक है तो रट्टा भी मार सकते हैं चाहे तो, लेकिन मैं खुदा के वास्ते नहीं मारो, चतुर नहीं बनना है, रेंचो बनना है। एवोपरेशन बोलो सर, 3 इडियट्स देखना ही पड़ेगा सर। एवोपरेशन, एवोपरेशन सरफेस फिनोमेना है भाई। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड से गैस बन रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड एवोपरेशन। ऐसा क्यों होता है, चूँकि सरफेस पर ही हीट, सूरज की रोशनी आ रही होती है, हीट आ रही होती है सारी, और नीचे से मॉलिक्यूल जो काइनेटिक एनर्जी फोर्स लगा रहे होते हैं वो इवेंचुअली स्ट्रॉन्ग होते होते सबसे टॉप पर स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल लिक्विड से अपने इंट्रामोलिकुलर फोर्स को तोड़ के लिक्विड से गैस बन के उड़ जाते हैं और पानी एवोपरेट होना शुरू हो जाता है। और एवोपरेशन हर टेम्परेचर पे होता है, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ख़ास टेम्परेचर हो। ठंडे एंटार्क्टिका में अगर पानी रखा है तो वो भी हल्का सा एवोपरेट हो ही रहा होगा, कहीं पे भी ऐसा नहीं हो सकता कि पानी एवोपरेट ना हो। हाँ, ये है कि एवोपरेशन स्लो होगी लेकिन होगी ज़रूर। तो एवोपरेशन वो प्रोसेस जिसमें हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल सरफेस से एस्केप हो जाते हैं, और काइनेटिक एनर्जी हाई होती किस वजह से, सरफेस के मॉलिक्यूल को सूरज की रोशनी मिल रही होती है, पहली बात। दूसरी बात, आपस में जो मॉलिक्यूल टक्कर मार रहे होते हैं तो आखिरकार फाइनल टक्कर जाकर लगता है सबसे सरफेस के मॉलिक्यूल को और वो बाहर, ऐसा ही होता है। काइनेटिक एनर्जी की कोलिजन, जिसको अच्छी इंग्लिश में हम बोलते हैं कि व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स कोलाइड टू ईच अदर देन ड्यू टू हायर काइनेटिक एनर्जी दे एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस। अंग्रेजी में ऐसे बोल देंगे सीधा। नाउ एवोपरेशन हर टेम्परेचर पे होता है, ये नहीं हो सकता कि कोई सिर्फ हाई टेम्परेचर पे हो रहा है। बॉइलिंग हाई टेम्परेचर पे होती है, एवोपरेशन हर टेम्परेचर पे होता है। जिस लिक्विड के हायर रेट ऑफ एवोपरेशन होती है उसको हम लोग कौन से लिक्विड कहते हैं, वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड जिसकी रेट ऑफ एवोपरेशन बहुत हाई है, जो तेज़ी के साथ एवोपरेट हो रहा है। मिसाल के तौर पर पेट्रोल की रेट ऑफ एवोपरेशन हाई होती है। अब आपको कैसा लगता है वोलेटाइल है, अगर आपको वेपर्स, फ्यूम्स दिखने शुरू हो जाए ना कॉमन आइज से, तो आप मान लो क्या वोलेटाइल है। पेट्रोल सामने रखोगे तो पेट्रोल के फ्यूम्स निकलते हुए आपको दिखाई देंगे, या धूप में जब रखोगे ना तो उसमें धूप पे परछाई पे उसके फ्यूम्स भी दिखाई देते हैं, रहता है ना ऐसा। तो वो आपके आंखों के सामने एवोपरेट हो रहा होता है, वो वोलेटाइल है। पानी आपके होता है वो एवोपरेट, लेकिन आपकी आंखों के सामने नहीं हो रहा होता ठंडे मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे, इसलिए वो नॉन वोलेटाइल है। तो उसकी कोई कंडीशन बस इतनी ही है, मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूँ कि आंखों के सामने रखने पर अगर वो एवोपरेट होता है वह फील हो जाए तो वोलेटाइल है, नहीं फील हो रहा तो नॉन वोलेटाइल है। सोयाबीन तेल क्या है, वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है? नॉन वोलेटाइल है, आंखों के सामने तो नहीं होता ना, सामने रखकर वो वोलेटाइल।
ठीक है। अच्छा, डीजल भी नॉन वोलेटाइल है, ईथर या इस तरह स्प्रिट कह लो, स्प्रिट वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है? वोलेटाइल है, फॉरन से सामने एवोपरेट हो रहा होता है। तो एक वोलेटाइल लिक्विड होता है और एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड होता है, सही है। केएमटी डेफिनेशन छोड़ दो, फैक्टर्स याद देख लो, ये छोड़ दो। दो फैक्टर्स हैं एवोपरेशन के, डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, ये रिवर्स चला जाएगा, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन का उल्टा जाएगा। जितना ज़्यादा इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा कम एवोपरेशन होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो मजबूती से जोड़ के रखेंगे मॉलिक्यूल्स आपस में, तो इतने आराम से गैस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होंगे, एवोपरेशन डाउन हो जाएगी। ये इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन अगर डाउन हो जाए, वीक हो जाए, तो मॉलिक्यूल्स आराम से अपने बॉन्ड को तोड़ के लिक्विड से गैस बन जाएंगे। पेट्रोल के अंदर कौन से इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, कौन बताएगा? पेट्रोल के अंदर कौन से इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं? वीक तो होते हैं, नाम बताओ ना। लंडन फोर्सेस होंगे, डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे, क्योंकि नॉन पोलर होता है पेट्रोल, इस वजह से वो आराम से एवोपरेट हो जाता है। पानी के अंदर कौन सा है बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड, तो टाइम लगता है। अब बाकी आप अपने मर्जी से बहुत एग्जाम्पल निकाल सकते हैं। टेम्परेचर एंड एवोपरेशन, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवोपरेशन है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे उतना एवोपरेट होगा पानी, टेम्परेचर कम कर देगा एवोपरेशन डाउन। सिंपल समझ में आ गई बात? यस, एवोपरेशन हर टाइम पे एग्जिस्ट करता है। जब लिक्विड बॉयल हो रहा होता है तो वो एवोपरेट भी हो रहा होता है। एवोपरेशन का मतलब लिक्विड से गैस बन जाना, एवोपरेशन तो हर कंडीशन पे होगी, बट बॉइलिंग एक स्पेशल कंडीशन है, वो आगे आएगी। समझ में आ गई बात यहाँ तक? एवोपरेशन है कूलिंग प्रोसेस होता है, याद है? जब कुछ लिक्विड एवोपरेट हो रहा होता है तो ठंडा हो रहा होता है बजाय गर्म होने के, तो एवोपरेशन है कूलिंग प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर, वेपर्स का प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। भाई आपने एक लिक्विड मौजूद है, जैसे पेट्रोल मौजूद है मिसाल के तौर पे, ये पेट्रोल इसके अंदर रखा है, आपने इसके ऊपर से इस पर मिसाल के तौर पर लिड लगा दिया, अब ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ पेट्रोल, दिस इज़ द पेट्रोल, गैसोलीन इन अमेरिकन इंग्लिश, और ये गैस के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब गैस के मॉलिक्यूल को तुमने ट्रैप कर दिया तो इधर टक्कर मारेगा, इधर टक्कर मारेगा, इधर टक्कर मारेगा, इधर कोलाइड करेगा, इधर कोलाइड करेगा, इधर कोलाइड करेगा, इधर कोलाइड करेगा, इधर पे कोलाइड करेगा। और सब जानते हैं कि केएमटी के लास्ट से कि जब मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करते हैं तो फिर प्रेशर एक्सर्ट कर, दिस प्रेशर विल बी कॉल्ड वेपर प्रेशर। बच्चे बोलते सर गैस के प्रेशर और वेपर प्रेशर पे क्या फ़र्क है? वेपर प्रेशर उस गैस का प्रेशर होता है जो लिक्विड से कन्वर्ट हुआ है गैस में, वेपर के सूरत में। मिसाल के तौर पे जैसे हवा है, यहाँ पर कमरा भी है, हवा गैस है, हवा भी तो इस जो है वो एयर के मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन वो भी तो इस कमरे के दीवार के साथ टक्कर मार रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे, तो क्या वो वेपर प्रेशर है? वो वेपर प्रेशर नहीं है, वो गैस का प्रेशर है। हाँ, लेकिन ह्यूमिडिटी है वाटर के अंदर, वाटर के अंदर ह्यूमिडिटी मतलब सॉरी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, नमी है। H2 होता है गैस स्टेट में, वाटर में कुछ ना कुछ तो होता ही है, और कराची में तो बहुत होता है बिकॉज हम साहिली इलाकों में रहते हैं। ठीक है, तो अब इस कमरे के अंदर जो वाटर वेपर्स है वो उसका जो प्रेशर इस कमरे में होगा वो वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, वाटर वेपर्स हैं वो गैस स्टेट में नहीं होता, उसका स्टैंडर्ड उनका जो स्टेट होता है वो लिक्विड होता है। बात समझ में आ रही है? वेपर हर वो चीज़ का, हर उस लिक्विड का, हर उस गैस का प्रेशर जो लिक्विड से कन्वर्ट हुआ उसके बाद वो प्रेशर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, वरना बच्चे गैस प्रेशर वेपर प्रेशर को मिक्स कर देते हैं हमेशा, लेकिन दोनों में फ़र्क है। फिनोमेना दोनों का सेम है, दोनों में कोलिजन विद द वॉल ऑफ कंटेनर है, बट सोर्स डिफरेंट है सबका। ठीक है, समझ में आ गई बात? बाकी और कोई डिस्कशन नहीं है वेपर प्रेशर की। बॉइलिंग बस लिक्विड पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? सारी क्लियर 100% कंप्लीट। सिंध बोर्ड में इसको देख रहा हूँ पंजाब बोर्ड के साथ, 3 बोर्ड एक साथ बता रहा हूँ, तो पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, सिंध बोर्ड एक साथ में ये तीनों बोर्ड बता रहा होता हूँ। ठीक है ना, तो उसको समझना भी है हर एक तीनों तरह से चीज़ों को। आपको मैं बता बहुत बार नहीं रहा होता हूँ, लेकिन मैंने कलेक्शन करके चीज़ों को समराइज़ करके मेरी आदत है बताने की। अभी नहीं बोला सर उसमें तो सर 50 पेज का सर चैप्टर और आपने इतनी जल्दी करा दिया। सर वक्त ना तुम्हारे पास इतना है और ना तुम्हारे पास इतनी मेमोरी है कि तुम उसको याद रख सकोगे, दोनों चीज़ें नहीं है, तो फ़ायदा क्या? इसलिए जो समराइज पेपर बता रहा हूँ की पॉइंट्स उन्हें याद रखें। एप्टीट्यूड में की पॉइंट्स ही मैटर करती हैं, कोई शॉर्ट नोट मैटर नहीं करता। बॉइलिंग किससे कहते हैं? देखो एक चीज़ होता है बॉइलिंग, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, बच्चे दोनों को मिक्स कर देते हैं।
बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग एक प्रोसेस है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है, दोनों में फ़र्क है। जिस टेम्परेचर पर बॉइलिंग होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। दिस इज़ द फिनोमिना, दिस इज़ द प्रोसेस बॉइलिंग, और टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट। सही है। बॉइलिंग जिस टेम्परेचर पे होगा उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। बॉइलिंग किसे कहते हैं, उबलना। अब एक लिक्विड उबलता कब है या बॉयल कब होता है, जब उसका इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। लिक्विड का इंटरनल प्रेशर, अंदर का प्रेशर, इंटरनल प्रेशर जब बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के, बाहर के प्रेशर के, उस सूरत में बॉइलिंग हो जाएगी, वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। या हम इसको इस तरह से भी कहते हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल नहीं बोलना, तो कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो वो भी बॉइलिंग पॉइंट। दोनों एक ही बात है भाई। इंटरनल एक्सटर्नल बोल दो कि वेपर और एटमॉस्फेयर बोल दो, ठीक है। वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, ये इंटरनल प्रेशर जिस टेम्परेचर पे एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, दिस विल बी कॉल्ड बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है भाई कि लिक्विड पूरी तरह से खौल रहा होता है, ऊपर से नीचे तक तमाम मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। खौलना जिसको हम कहते हैं, उबलना कहते हैं, लिक्विड का पानी उबलते हुए आपने देखा होगा। जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्ड होता है 1 atm, अगर बाहर का प्रेशर 1 atm है, एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, सराउंडिंग का प्रेशर 1 atm है, फिर जो बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर की नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सवाल आ जाए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और आंसर आ जाए 100, 104, 1010, ऑल ऑफ दिस, तो क्या आंसर होगा, जैसे 100, 110, 120, 100, 110, 120, ऑल ऑफ दिस होगा। क्योंकि बॉइलिंग कोई भी टेम्परेचर पे जाकर हो सकता है, वो डिपेंड करता है बाहर का प्रेशर क्या है। बॉइलिंग पॉइंट बाहर के प्रेशर पे डिपेंड करती है। अब बाहर का प्रेशर वेरी कर रहा होता है, वो सब जानते हैं अच्छी तरह से। नीचे से ऊपर जाएंगे, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज के इंक्रीज। पहाड़ पे चढ़ गए, वाटर प्रेशर डिक्रीज होता है, और नीचे जाएंगे इंक्रीज होता है। और ये सी लेवल है, सी लेवल पर कितना होता है, 1 atm होता है। तो सतह समंदर पर 1 atm है, उस वक्त वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 आएगा। लेकिन अगर आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पर या केटू पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाओगे, वहाँ बाहर का प्रेशर 1 atm नहीं है, या बाहर का प्रेशर 760 टोर नहीं है, वहाँ मिसाल के तौर पर 680 टोर है, तो वहाँ पर वाटर 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाएगा जाके। अब ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 1 atm प्रेशर पर कैलकुलेट की जाती है। और उसके अलावा अगर आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर अगर आप बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करो 92 आ रहा और आप बोलो ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट तो गलत हो जाएगा, फिर वो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट कभी फिक्स नहीं होती लिक्विड की। 100 डिग्री जो बचपन से पढ़ते आओ ना, दिस इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, नॉट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट तो कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा बाहर के प्रेशर पे। आज समंदर की गहराई पे जाकर नाप रहे हो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जाकर नाप रहे हो, दोनों में डिफरेंस होगा। और माउंट एवरेस्ट की चोटी पे 92 डिग्री भी आ जाएगा। सिर्फ सतह समंदर पर, सी लेवल पर, समंदर के सामने खड़े होकर करोगे ना टेम्परेचर अगर एक्सपेरिमेंट, सामने सी व्यू का समंदर और आप खड़े हैं, फिर 100 डिग्री आएगा। सी लेवल जिसको हम कहते हैं, औरंगी टाउन सी लेवल से ऊपर है। हमारा जो औरंगी टाउन है वो पहाड़ी इलाका है, वो सी लेवल से काफ़ी ऊपर जाकर आता है, क्योंकि चारों तरफ से आप निकलो कहीं ना कहीं ढलान से नीचे उतरना पड़ेगा। ये 12 नंबर की चढ़ाई से नीचे जाता है ना, ढलान आ जाता है 5 नंबर जाते हुए, तो इससे पूरा औरंगी टाउन पूरा ऊपर है, इससे ऊपर ही जा रहा है, जितना आगे जाओगे ऊपर जाता रहेगा ये। इस वजह से यहाँ पर प्रेशर भी जो है ना वो कम है, 1 atm नहीं है। इसलिए ज़िंदगी में जब भी मैंने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया है 98 डिग्री से ऊपर आज तक नहीं आया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। 98 पर बॉयल हो जाता है पानी यहाँ पर। नहीं समझ में आ रही बात? आपने कभी शायद किया नहीं होगा, पढ़ा बहुत है, एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा। कौन डालेगा थर्मोमीटर चेक करने के लिए, जबकि सिंपल सा काम है, डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है 100 डिग्री, तभी किसी भी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट करेक्ट नहीं आता औरंगी में प्रैक्टिकल करने के लिए। इथाइल अल्कोहल का 78 है, 76 पे बॉल 100% होगा औरंगी में, किसी भी स्कूल में कर लो। फिर टीचर बोलते हैं प्रेटर्स ख़राब है, केमिकल ख़राब है। केमिकल सही है, प्रेशर ही बाहर का काम है। तो मैं टीचर्स को बताता हूँ ना समटाइम्स, तो टीचर भी हैरान हो जाते कि क्या, तो भाई यही रूल है और क्या रूल है, पता नहीं 78 पे ही आना चाहिए, कैसे आएगा, प्रेशर ही बाहर का वो नहीं है। और हमारे यहाँ एक्सटर्नल कार्ड भी देता है, ये क्यों आ गया गलत, 76 78 आना चाहिए, वो तो एक्सटर्नल को भी नहीं पता होता, उल्टी बात है। अच्छा चलो छोड़ो, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हो गया ये।
और बॉइलिंग पॉइंट हर टेम्परेचर पर नहीं होती है, सिर्फ फाइनल प्रेशर, फाइनल मतलब सिर्फ हाई टेम्परेचर पर होती है। क्लियर है? नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होती। वाटर की बात करें तो उसके लिए तो खास तौर पे नहीं होती। क्लियर? आगे बढ़े, बॉइलिंग समझ में आ गया भाई? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होगी, सिंपल है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो हाई बॉइलिंग पॉइंट है, पेट्रोल में नहीं होती, बॉइलिंग पॉइंट लो है। आगे बढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट। लिक्विड समझ में आ गया सब कुछ? कोई मसला लिक्विड का कोई सवाल करना है? नो क्वेश्चन एट ऑल। जितना मैंने बताया है और जितना इस लेक्चर में रिकॉर्ड हो रहा है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्लाइड में क्या लिखा था क्या लिखा नहीं था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जितना मेरे अल्फाज मुझसे निकल गए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको याद रखें। डिफॉर्मिटी, सबसे पहले सॉलिड स्टेट की बात करेंगे। सॉलिड स्टेट में ठीक है 2 बज गए, ठीक है, अब लास्ट 1 घंटे का हमारा हो गया, मतलब वैसे आधे घंटे में हो गया, अभी आधे घंटे में हो जाएगा। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट क्या है? ऐसे स्टेट जिसमें इंटर मॉलिक्यूल्स या आइटम्स जो है आपस में बहुत करीब करीब हो, टाइटली पैक्ड हो, क्लोजली पैक्ड हो और फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम हो, दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट, है ना। चेयर हो गए, पेन हो गए, पेंसिल, सारे सॉलिड में। सॉलिड में सबसे पहले चीज़ होती है डिफॉर्मिटी। सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। लिक्विड्स और गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि उनमें बीच में डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर ज़बरदस्ती कंप्रेस करना चाहो तो ये होता है, लकड़ी को आपने बिला वजह कंप्रेस दबाना चाहा, कितने बड़ी लकड़ी है दबा के उसको इतना सा कर दें, वो छोटा तो नहीं होगा लेकिन वो डिफॉर्मिटी आ जाएगी, टूट जाएगा वो। तो डिफॉर्मिटी मतलब होता है सॉलिड का टूट जाना। वो कब टूटता है? जब उस पर हाई फोर्स अप्लाई कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें कोई कैपेसिटी तो होती नहीं कंप्रेस होने की, तो बेचारा टूट जाता है। क्लियर है? डिफॉर्मिटी किस ये सब सॉलिड में। लिक्विड्स अब पानी को तोड़ नहीं सकते, बर्फ़ तोड़ सकते हैं। पानी तोड़ सकते हो? जैसा हथौड़ी मार के पानी तोड़ देंगे हम? नहीं कर सकते, नामुमकिन है। तो तोड़ सकता है कोई? हवा तोड़ सकते हो? हवा? अरे क्या बच्चों वाली बात, आगे बढ़ो। सब्लिमेशन, एप्टीट्यूड में ये बातें कर रहे हैं बैठ के, पानी टूटेगा कि नहीं। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन तो पता है, सॉलिड का डायरेक्ट गैस बन जाना। जिस टेम्परेचर पे बन जाए वो हीट ऑफ सब्लिमेशन, जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो रहा है वो हीट ऑफ सब्लिमेशन। और जो सॉलिड सब्लिमेशन जिसमें प्रोसेस हो जाता है वो सबलाइम सॉलिड होता है। एग्जाम्पल है काफूर हो गया, सबलाइम सॉलिड है। पाउडर्ड आयोडीन हो गया आपका सॉलिड, वो है ड्राई आइस, है ना। अरीशा ने बताया था सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो सकता है। दिस इज नैप्थलीन, नैप्थलीन वैसे यही मॉथ बॉल्स होते हैं, कैम्फोरी होता है, ठीक है। सही बात समझ में आगे? और क्यों ऐसा होता है? जितने भी सबलाइम सॉलिड्स हैं वो किस फोर्स से साथ में जुड़े हुए होते हैं? अगर ऐसे सोच के बताओ, लंडन फोर्स से जुड़े होते हैं, तो बहुत वीक फोर्सेज होती है, इसलिए डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है। ये सारे नॉन पोलर हैं सॉलिड्स, ऐसा ही है। कार्बन डाइऑक्साइड उठा लो, आयोडीन उठा लो, सारे नॉन पोलर। क्लियर है? सब्लिमेशन समझ में आया सबको? सॉलिड का डायरेक्ट गैस बन जाना, जैसे काफूर वगैरह में होता है। आगे बढ़े। अगर एक आध बात नहीं मिली तो लिख लो, अगर पुरानी सब पता ही था तो जरूरत ही नहीं लिखने की। भाई इंटर में भी हम इसको ऐसा पढ़ लेते हैं ना कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती उसको रिवाइज करने की। इंटर में भी पढ़ा, अभी भी याद होगा आपको। हाँ सर, ये तो पहले ही पता था, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि टाइम हो चुका, बट आपने उसमें मेहनत इंटर में जब कर लिया ना तो यहाँ पे मेहनत नहीं करना पड़ रहा है अब आपको। हाँ, जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम में मेहनत नहीं की थी अब उसको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ जाती है। बाकी जिसने फर्स्ट टाइम पढ़ा हुआ उसको पहले ही याद है, यार ये तो पहले ही पता है। सॉलिड्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं हमारे पास, क्रिस्टलाइन और अमरफस। क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे कि सॉल्ट हो गया, डायमंड है, आयरन वगैरह, ये सब क्रिस्टलाइन है। अमरफस सॉलिड में ग्लास, रबर, प्लास्टिक के सारे अमरफस हैं। यहाँ पर 2 जगह पर मसला आता है, आयरन पे और ग्लास पे। बच्चे आयरन को अमरफस बना देते हैं, ग्लास को क्रिस्टलाइन बना देते हैं, मैंने तो देखा है। आयरन भले आपको नहीं फील होता, मैं आपको बताऊँगा, लेकिन कि आयरन क्रिस्टलाइन है, आयरन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और ग्लास भले आपको लाख क्रिस्टल जैसा लगता हो लेकिन वो अमरफस है। इसके भी रीज़न बता दूँगा, ठीक है। ग्लास में रैंडम अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, फिक्स अरेंजमेंट नहीं होती है ना। चैप्टर 11 जब हम पढ़ रहे थे ग्लास के टॉपिक, जब मैंने शॉर्ट नोट बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि ग्लास एक रैंडम अरेंजमेंट से बनता है और ये अमरफस सॉलिड है, सूडो सॉलिड जिसको हम कहते हैं। और आयरन इसी एटॉमिक क्रिस्टल्स इसके जनरेट हो रहे होते हैं, जो आगे आएगा भी। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं फिक्स पैटर्न पे। इसमें कैसे होते हैं भाई? रैंडमली अरेंज होते हैं, बेतरतीब अरेंजमेंट होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड सिमेट्रिकल होते हैं,
बीच से कट करो, राइट लेफ्ट बराबर, ये आसिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्री नहीं होती है, यूनिफॉर्म शेप के नहीं होते हैं। बीच से कट करेंगे तो राइट में होगा, वो लेफ्ट में नहीं होगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, एक फिक्स टेम्परेचर पर जाकर मेल्ट होते हैं। NaCl है, नमक है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर मेल्ट होता है, 800 डिग्रीज पर जाकर मेल्ट होता है। 800 से 5 डिग्री पहले भी नहीं होगा ये। 795 पे भी कुछ फील नहीं होगा, जैसे ही 800 जाएगा फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगा। 800 से 801 के बीच में मेल्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। शार्प, हाँ नहीं, प्रेस सॉलिड की मेल्टिंग नहीं प्रेशर पे डिपेंड करती, सॉलिड की नहीं डिपेंड करती, गैसेस दे हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जबकि इनका जो है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। इनका रेंज होता है, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को मेल्ट करना है तो डायरेक्ट मेल्ट नहीं होगा, पहले वो हार्ड से सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होने के बाद मेल्ट होगा। तो एक रेंज ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट होती है, जबकि इसमें शार्प होती है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लेवेज प्लेन होता है, देयर इज अ क्लेवेज प्लेन। क्लेवेज प्लेन या कौन सा प्लेन होता है? क्लेवेज इज एक्चुअली अ प्रोसेस। क्लेवेज एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को कट करते हैं। जिस प्लेन से, जिस जगह से कट करते हैं यूनिफॉर्म शेप में, वो कहलाता है क्लेवेज प्लेन। तो क्रिस्टल्स को एक यूनिफॉर्म, एक पैटर्न पे कट किया जा सकता है क्लेवेज प्लेन से। जबकि हम अमरफस सॉलिड्स की बात करें तो वो कहीं से भी कट किए जा सकते हैं, उनके अंदर कोई भी क्लेवेज प्लेन नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि अमरफस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं। एनाइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है कि अलग अलग एक्सिस पर प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगी, डिफरेंट एक्सिस पर प्रॉपर्टी डिफरेंट। जबकि आइसोट्रोपिक में क्या होता है, हर एक एक्सिस पर प्रॉपर्टी सेम। जैसे कि ग्रेफाइट की एग्जांपल लेते हैं हम। ग्रेफाइट आप सब जानते हैं कि ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हेक्सागोनल क्रिस्टल होता है परफेक्ट। उसके अगर ग्रेफाइट से करंट पास करना है तो ग्रेफाइट के लेयर्स चल रहे होते हैं, ऐसे लेयर्स चल रहे होते हैं, ऐसे लेयर्स चल रहे होते हैं, तो ये पैरेलल टू द प्लेन पास हो जाता है करंट। क्या परपेंडिकुलर में पास होता है? नहीं होता। दैट्स व्हाई इट इज़ एनाइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि अमरफस जो है वो आइसोट्रोपिक होते हैं। तो थोड़ा सा रिवर्स है, बच्चे क्या करते हैं, ए से अमरफस होता है तो ए से एनाइसोट्रोपिक लगा देते हैं निशान। इसका उल्टा कर दो भाई, ए से अमरफस होता है बट ए से एनाइसोट्रोपिक नहीं होंगे, वो आइसोट्रोपिक होंगे। समझ गए? तो इस तरह से याद रख लो कि अमरफस के साथ जो है ना वो एनाइसोट्रोपिक नहीं आ सकता, आइसोट्रोपिक आएगा। ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, कौन सा आइसोट्रोपिक कौन सा एनाइसोट्रोपिक। अमरफस एंड आइसोट्रोपिक होते हैं भाई। आइसोट्रोपिक मतलब हर एक एक्सिस पर डिफरेंट सेम वैल्यू रहेंगी। प्लास्टिक का करंट पास करना तुम एक्स से कर दो, वाई से कर दो, जेड से कर दो, पैरेलल कर दो, परपेंडिकुलर दो, करंट पास होगी नहीं प्लास्टिक से। हर एक एक्सिस पर प्रॉपर्टीज सेम। बात समझ में आ गई? सारे डिफरेंस समझ में आए? क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड में क्या फ़र्क है? ये क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, रेंडम अरेंजमेंट, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्लेवेज प्लेन, नो क्लेवेज प्लेन, एनाइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक। क्लियर है? तो मसला हो? नो इशू। आगे बढ़ें। क्रिस्टल 4 तरह के होते हैं भाई। क्रिस्टलाइन सॉलिड खुद 4 तरह के होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। 4 क्रिस्टल होते हैं, 4 टाइप के क्रिस्टल है। आयनिक है, कोवेलेंट है, मेटेलिक है, मॉलिक्यूलर है। क्लियर है? अब मेटेलिक क्रिस्टल को एटॉमिक क्रिस्टल भी कहते हैं, उसके 2 नाम हैं, आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर। 4 तरह के क्रिस्टल हमारे पास होते हैं सॉलिड्स में। एक चार्ट है, उसी से समझना पड़ता है। ये देखें, 4 तरह के क्रिस्टल है। आयनिक है पहला, दूसरा कोवेलेंट, तीसरा मेटेलिक, चौथा मॉलिक्यूलर। मैं इसी ऑर्डर में बताऊंगा जिस ऑर्डर में सिंध बोर्ड में होता है। ये पंजाब बोर्ड की बुक से स्नैपशॉट लिया हुआ है, ठीक है? तो वो थोड़ा पसंद आया था तो मैंने स्लाइड में डाल दिया, आसान है। आयनिक, अच्छा सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, दूसरा पार्टिकल्स एट लैटिस साइट। मतलब तो लैटिस साइट से मुराद के जो हमारे पास जो क्रिस्टल बनता है, इसमें इन किनारों पर पार्टिकल्स क्या होंगे, ये लैटिस साइट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड लैटिस साइट। वर्टेक्स जो होता है, अब लैटिस साइट पे पार्टिकल्स क्या होंगे, कौन से होंगे, कैसे होंगे, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। किस फोर्स से ये सारे पार्टिकल्स जुड़े हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। उनके प्रॉपर्टीज़ और उनके एग्जांपल्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है? सबसे पहले देख लो आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल से मुराद NaCl, नमक लिख लो। आप जानते हैं नमक जब क्रिस्टल बनता है तो लैटिस साइट्स पर हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं।
पॉजिटिव नेगेटिव आइंस होते हैं लैटिस साइड्स पर। और अब पॉजिटिव नेगेटिव आइंस से कैटाइंस और एनाइंस किस फोर्स से जुड़े होते हैं भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइन एंड एनर यार, सिंपल बोल दो, आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। आयनिक बॉन्ड से सारे जुड़े होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। प्रॉपर्टीज़ क्या आ जाते हैं? सारी नमक की प्रॉपर्टी डाल दो भाई। हार्ड ब्रिटल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, नॉन कंडक्टर बट कंडक्टर टू मोल्टन स्टेट मींस इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? नमक में सारी प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल में नमक ले लिया, बाकी हर तरह का नमक, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कोई भी आयनिक सॉलिड हो वो आयनिक क्रिस्टल बनेगा। तो नमक की बात कर रहे थे, आयनिक क्रिस्टल होता है वो, उसमें लैटिस साइड्स पर कैटाइन आयनाइन होते हैं जो आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल क्लियर है? आयनिक सॉलिड क्या हो गया? FIS एनी प्रॉब्लम? तो मसला है, मुश्किल लग रहा है क्या? पढ़ा हुआ यार, इंटर में ऐसे ही बनवाता था मैं, ठीक है? याद है किसी को? पंजाब बोर्ड की बुक से इंटर में मैंने बनवाया था इसी तरह से एग्जैक्टली। उस वक्त मैं नहीं बताता था कौन से बोर्ड का, तो कभी एप्टीट्यूड करे तो बता रहा हूँ इस बोर्ड से था ये। अच्छा, कोवेलेंट क्रिस्टल। कोवेलेंट क्रिस्टल क्या होंगे भाई? जिसमें लैटिस साइड पर एटम्स होंगे और हर एटम दूसरे एटम से जुड़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। बेस्ट एग्जांपल ग्रेफाइट ही ले लेते हैं यार, बहुत ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं। ग्रेफाइट में इस तरह से होता है, हेक्सागोनल रिंग बनी होती है, ऐसे होता है ना भाई, और ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो एटम्स, ये कार्बन के एटम दूसरे कार्बन के एटम से जुड़ा, लैटिस साइड पर कार्बन के एटम्स हैं और कार्बन के एटम दूसरे कार्बन के एटम से किससे जुड़ रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। सही है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज सारी देख लेते हैं। ग्रेफाइट भी ध्यान में रख लो। अच्छा, ग्रेफाइट तो एक्सेप्शन है, डायमंड भी रख लो। डायमंड भी आप जानते हैं, डायमंड का क्रिस्टल इस तरह से होता है, टेट्राहेड्रल। डायमंड का क्रिस्टल सेम वैसे ही शेप का होता है जैसे मीथेन का मॉलिक्यूल होता है ना, और सेम उसी शेप का होता है जैसे वाटर के क्रिस्टल्स होते हैं, टेट्राहेड्रल। आइस के, सॉरी वाटर के तो होंगे नहीं। ये होता है डायमंड इस तरह का टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होता है। एक्सेप्शन क्या हो गई? ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है? ना गैप्स बिटवीन टू हेक्सागोनल लेयर्स, ठीक है? गैप्स होते हैं ना भाई, नहीं समझ में आ गया? बनाओ क्या गैप? बोलो भी नहीं समझ में आया था, क्या बनाने भी तो थोड़ा कुछ नहीं बनाओ। पक्का पता है 2 लेयर्स ग्राफीन की? अब तुम लोग क्या पूरा नंबर लाओगे? 1-2 नंबर छोड़ देना। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, नहीं ग्रेफाइट की भी हाई होती है। किसी को याद है डायमंड और ग्रेफाइट की मेल्टिंग पॉइंट? कौन बता रहा है? यस 3000, और डायमंड की 3500। सही, वेल डन, सही कह रहे हो, गुड। रट्टा सही है तुम्हारा तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है सवाई ग्रेफाइट की भी हाई होती है। पेंसिल की नोक को भी आप इतनी जल्दी मेल्ट नहीं कर सकते, करके देखना कभी। नॉन कंडक्टर होते हैं सवाई ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट क्यों कंडक्ट कर जाता है इलेक्ट्रिसिटी? डायमंड नहीं करता। फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो मूव कर रहा होता है। एग्जाम्पल में आ जाएंगे, डायमंड आ गया, ग्रेफाइट आ गया, ग्रेफाइट भी लिख लेते हैं। उसके अलावा भी सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 वगैरह, ये सारे स्लाइड पे देखकर लिखना होता है। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड है मेटेलिक क्रिस्टल। मेटल्स के क्रिस्टल मैं बताऊँ, आयरन जिस तरह से क्रिस्टल होता है, आयरन का भी क्रिस्टलाइन नेचर है, आयरन का, गोल्ड का, इस तरह से एलिमेंट्स का। अब आयरन एक मेटेलिक क्रिस्टल है, या कोई भी मेटल, सोडियम वगैरह, पोटेशियम, कोई भी मेटल। मेटेलिक क्रिस्टल क्यों है? क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड होता है। और मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है कैटाइन के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड के बीच में। यह मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो। लैटिस साइड पर सिर्फ पॉजिटिव आयन होते हैं, कैटाइंस होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं इन द सरफेस। अगर आपको याद है, देखो इस तरह से होता है। अब इसमें सिर्फ पॉजिटिव आइंस होते हैं हर तरफ, सिर्फ कैटाइंस होते हैं। जैसे सोडियम अगर ले लो तो सोडियम का सिर्फ पॉजिटिव आइन लैटिस साइड पर, और कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया भाई? कहाँ गया इलेक्ट्रॉन? कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे ये जो घूम रहे होते हैं, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के अराउंड। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कैटाइन इज कॉल्ड व्हिच बॉन्ड? मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। अब इस मेटेलिक बॉन्ड की वजह से इनके अंदर कुछ बिहेवियर आता है, हार्ड हो जाते हैं, लेकिन हार्ड तो होते हैं बट हार्ड एंड
सॉरी हार्डनेस इसकी क्या होती है, हार्डनेस वेरी करती है। हार्डनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट वेरी का मतलब क्या होता है, तब्दील होते रहती है। मेटल सारे हार्ड नहीं होते हैं, कुछ हार्ड है कुछ सॉफ्ट भी हैं। अब आयरन लो तो बेइंतहा हार्ड है, चाकू से काटना चाहोगे तो चाकू ही टूट जाएगा। यही सोडियम ले लो, केक की तरह काट दो उसको चाकू से, हार्डनेस वेरी हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट भी वेरी हो रहा है। टंगस्टन का कहाँ 3800 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप बॉयल करो सोडियम को तो जल्दी हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट वेरी करती है, फिक्स नहीं होती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है इसके अंदर। मेलेबल डक्टाइल होते हैं, शीट्स बनाए जा सकते हैं, वायर्स बनाए जा सकते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। हार्डनेस वेरी करेगी, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट वेरी कर रही है। सही है। आखिरी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल चौथी टाइप है। लैटिस साइड पे मॉलिक्यूल्स होंगे भाई, इसी को हटा लेते हैं, आइस बना लेते हैं, बर्फ़ बना लेते हैं उसको, क्या आ जाएगा हर जगह पर। तो इसलिए उसको मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहते हैं, बिकॉज इसमें मॉलिक्यूल से मिलकर ये बनते हैं। तो लैटिस साइड्स पर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स किन फोर्स से जुड़े होते हैं आपस में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, सेकेंडरी बॉन्ड से। और सेकेंडरी बॉन्ड हर तरह के हो सकते हैं, डायपोल भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, लंडन फोर्स भी हो सकता है। अब इस लिहाज से इनकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है इनकी, और ये नॉन कंडक्टर होते हैं, करंट पास इनमें से नहीं होता, इन क्रिस्टल्स में से। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब इसमें डिफरेंस है। अब वाटर की बात कर लो, H2O, वाटर एक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, किस फोर्स से बना होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बना होगा। HCl सॉलिड कर दो बच्चे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सॉलिड बना देते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनेगा, किस फोर्स से जुड़ा होगा, डायपोल से कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड कर सकते हो, क्रिस्टल बन जाता है, ड्राई आइस, सूखी बर्फ जिसको बोलते हैं, कौन से फोर्स से जुड़ा होगा, लंडन फोर्स से। तो सारे एग्जाम्पल्स इसमें आ सकते हैं। ये शुरू में जो आ रही है SO2, ये डायपोल, HF, NH3, H2O हाइड्रोजन बॉन्ड से बना होगा, I2N2O2 CO2 डायपोल फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस। क्लियर है भाई? क्या फ़र्क है आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में? एक वर्ड है आइसो मतलब होता है सेम, और मॉर्फ मतलब होता है स्ट्रक्चर, इज्म मतलब होता है फिनोमेना। साइलेंट नाउ। आइसोमॉर्फिज्म सेम स्ट्रक्चर फिनोमेना, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। आइसोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं कि अगर दो सब्सटेंस का सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो तो वो दोनों सब्सटेंस आइसोमॉर्फस हैं, और ये फिनोमेना आइसोमॉर्फिज्म है। तो आइसोमॉर्फिज्म एक नाउन है, एक फिनोमेना है, और एडजेक्टिव इसका बनेगा आइसोमॉर्फस। जिस सब्सटेंस में आइसोमॉर्फिज्म देखी जाएगी वो आइसोमॉर्फस होंगे। मिसाल के तौर पे जैसे NaF है, सोडियम फ्लोराइड है, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO है। अब इन दोनों का क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम होता है, अलग अलग कंपाउंड्स हैं, अलग अलग सब्सटेंस हैं, स्ट्रक्चर सेम है। अच्छा अब हम कहेंगे सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बोथ आर आइसोमॉर्फस। ये दोनों आइसोमॉर्फस हैं। क्यों दोनों आइसोमॉर्फस हैं? क्योंकि इन दोनों के अंदर आइसोमॉर्फिज्म देखी जा रही है, और आइसोमॉर्फिज्म देखी जा रही है मतलब दोनों के सब्सटेंस अलग है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। सही है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, एक ही कंपाउंड के ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ट्राइगोनल भी होता है और ऑर्थोरोम्बिक भी होता है। जब ट्राइगोनल होता है तो क्या कहते हैं उसको, कैल्साइट, और ऑर्थोरोम्बिक होता है तो एरेगोनाइट। ये इसके मिनरल नेम है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट की सूरत में भी आता है, चॉक पाउडर, और एरेगोनाइट की सूरत में भी आता है मार्बल, संगमरमर, जो फ्लोरिंग होती है जिसकी। कैल्साइट का ट्राइगोनल शेप होता है, एरेगोनाइट का ऑर्थोरोम्बिक शेप होता है दोनों एक ही कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। और कैल्शियम कार्बोनेट किसी पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से मार्बल के हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स हैं। आप लोग ना मार्बल अगर आप खरीदने जाओ तो आपको 10,000 तरह के मार्बल आपको मिलेंगे, 10,000 तरह के नाम होंगे उसके, ग्रेनाइट, ब्लैक मार्बल, वाइट मार्बल, तो पता नहीं कितने तरह के होंगे। तो वो सब मार्बल हैं, उन सब के पॉलीमॉर्फिज्म है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर पे अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है। घर पे जब मार्बल लगाने जाते हैं ना तो यही मसला होता है भाई, क्या वेरोना लगाना है, टर्बेला लगाना है, तो नाम होते हैं अलग अलग। क्या अभी आएगा आगे शिफ्ट।
आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, आइसोमॉर्फस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी इनकी, क्योंकि केमिकली कंपाउंड ही अलग हैं, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी क्योंकि कंपाउंड एक है। बात समझ में आ गई? आइसोमॉर्फिज्म दो अलग अलग कंपाउंड का सेम स्ट्रक्चर, पॉलीमॉर्फिज्म एक ही कंपाउंड का एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर। क्लियर है? आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म कोई मसला? दोनों फिनोमिना जितना बताती उतना याद रखें। आगे बढ़े, आगे जाए। यूनिट सेल, भाई जिस तरह से ह्यूमन बॉडी सेल से मिलकर बनी है, वैसे ही क्रिस्टल्स यूनिट सेल से मिलकर बने हैं। यूनिट सेल इज़ अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल। बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर ही क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते हैं। यूनिट सेल एक 3 डायमेंशनल एक फिगर होता है, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है जो मिक्स होकर कंबाइन होकर एक क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन करता है। यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास सेल डायमेंशंस होते हैं या सेल पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें हम यूनिट सेल के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उसके साइड्स की लेंथ और साइड्स के बीच का एंगल। जो लेंथ होता है उसको ए बी सी से शो किया जाता है, और जो एंगल होता है उसको अल्फ़ा बीटा गैमा से शो किया जाता है। उस डायग्राम को छोड़ो, यहाँ दोबारा बना देता हूँ, थोड़ा ऊपर बना देता हूँ ताकि पीछे से दिखे सबको। तो ये हमारे पास जो है वो एक डायग्राम बना देता हूँ, ये देखो, चलिए देखो, दिस इज़ यूनिट सेल। क्यूबिकल है, वैसे 7 अलग अलग शेप के होते हैं, मैं भी क्यूबिकल बना रहा हूँ। दिस इज़ अ क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें ए बी सी तीनों बराबर होंगे। ये एक्स एक्सिस है, दिस वन इज़ द वाई एक्सिस, दिस वन इज़ द एक्स एक्सिस। ये वाला जो एक्स एक्सिस पर जो हमारे पास लेंथ है वो कहलाती है ए, वाई एक्सिस पर जो कहलाती है वो कहलाती है बी, और जेड एक्सिस पर जो होती है वो कहलाती है सी। अब ए से स्टार्ट करके एंगल बनाओ काउंटर क्लॉकवाइज और अल्फ़ा बीटा गैमा चला दो। ए से बी का एंगल क्या कहलाता है? अल्फ़ा। बी से सी का एंगल क्या कहलाता है? बीटा। और सी से डी का एंगल क्या, सी से ए का एंगल क्या कहलाता है? गैमा। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़ अल्फ़ा, बी एंड सी इज़ बीटा, एंड सी एंड ए इज़ गैमा। तो किसी एक पॉइंट पर हम रहते हुए ये सारी चीज़ें बताते हैं, किसी और पॉइंट पर भी बता सकते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करना है तो सेल डायमेंशन चाहिए। सेल डायमेंशन में क्या चाहिए होगा आपको? साइड्स की लेंथ और साइड्स के बीच का एंगल। साइड्स की लेंथ स्मॉल ए बी सी और एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा। क्लियर है? आगे बढ़े। वही डायग्राम यहाँ पे बनी हुई। यूनिट सेल बेसिक फंडामेंटल यूनिट है क्रिस्टल बनने के लिए। अच्छा, क्रिस्टल सिस्टम 7 तरह के होता है। अब क्रिस्टल जो शेप आता है यूनिट सेल का वो 7 तरह का होता है, जिसको हम 7 क्रिस्टल सिस्टम भी कहते हैं या 7 क्रिस्टल हैबिट कह सकते हैं। सिंध बोर्ड इसको कहता है क्रिस्टल सिस्टम्स और पंजाब बोर्ड कहता है क्रिस्टल हैबिट्स। बात एक ही है। सात तरह के हैं यार, सी टोर HMT, ये ट्रिक याद रखनी है। सी टोर HMT, सी टोर HMT याद कर लें। क्यों? सी से क्यूबिकल, टी से टेट्रागोनल, और से ऑर्थोरोम्बिकल, आर से रोम्बोहेड्रल। पंजाब बोर्ड में कहते हैं रोम्बोहेड्रल, सिंध बोर्ड में कहते हैं ट्राइगोनल। एक ही शेप है, ठीक है। तो ये पंजाब बोर्ड में रोम्बोहेड्रल कहा जाता है, सिंध बोर्ड में ट्राइगोनल कहा जाता है, ठीक है। तो एक ही बात है। हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। सी टोर HMT, सी से क्यूबिकल, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, आर से रोम्बोहेड्रल, एच से हेक्सागोनल, एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक। दीज आर द 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। अब इनके साइड्स और एंगल्स पता होने चाहिए आप। साइड की ट्रिक सिंपल है, अगर आपने सीक्वेंस से याद किया हुआ है तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। मतलब पहले तीनों इक्वल, दोनों दो जगह पर इक्वल, फिर लास्ट वाला इक्वल काटा, फिर दोनों इक्वल काट दिया, फिर दोबारा रिपीट कर दिया। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और लास्ट वाला दोबारा रिपीट कर दिया। ठीक है, लाइन से याद हो जाएंगे सारे। किसी को भी पूछ लें आपसे अगर MCQs में, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। रिपीट करो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी। आखिरी वाला फिर रिपीट कर दो, ए नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी। सारे हो गए। आगे पीछे करोगे तो फालूदा बन जाएगा दिमाग में जाके। इसी सीक्वेंस में याद करना, सी टोर HMT के, ठीक है। ज़्यादातर वैसे क्यूबिकल ही पूछ रहे होते हैं या टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिकल। आखिरी का तो पूछा ही नहीं कभी। पूछ सकता है कुछ भी, लेकिन
लिख लें। एंगल्स याद रखना है, एंगल्स याद रखेंगे। अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों 90 डिग्री, शुरू में तीनों लाइन से एक जैसे आ जाएंगे। अल्फ़ा बीटा गैमा, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा, बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट हो गया। फिर सबसे आखिर में आ जाओ, सब में नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब शुरू में तीनों में अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों बराबर, तीनों 90 डिग्री। चौथे में आओ तो क्या, आखिरी वाला 90 डिग्री काट दो, सबसे आखिरी में सब काट दो, ठीक है। रैंडम आ गया बीच में। हेक्सागोनल में याद रखना अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री होता है और गैमा 120 डिग्री होता है, ये एक्सेप्शन है। और मोनोक्लिनिक में क्या होता है, अल्फ़ा गैमा 90 डिग्री होता है, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ये एक्सेप्शन है। दो जगह पर एक्सेप्शन है बस। फिर से बता दे रहा हूँ, शुरू से तीन अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों बराबर, तीनों 90 डिग्री, लाइन के तीन हो गए। चौथे में क्या करो, आखिरी वाला इक्वल टू काट दो, आखिरी वाले में सब काट दो। हेक्सागोनल का क्या करें सर, अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री और गैमा 120 डिग्री। और मोनोक्लिनिक में अल्फ़ा और गैमा 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। हो गया, बस दो स्टार लगे, बाकी तो रूल पे चल रहा है, ठीक है। सारे याद हो गए, 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो फालूदा नहीं बनाना है इसका, इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है, वरना कहीं अल्फ़ा लगा रहता है बच्चे, कहीं बीटा, कहीं ए बी सी, कहीं नहीं इक्वल टू, तो ये सब नहीं करना है। मेल्टिंग प्रोसेस है, मेल्टिंग कौन सा प्रोसेस हो जिसमें क्या होता है, सॉलिड क्या बन जाता है, लिक्विड। मेल्टिंग को और क्या बोलते हैं, फ्यूजन। क्या बात है असद, गुड। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट हो जाते हैं, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल डेफिनेशन है। फैक्टर, बस इम्प्योरिटी का एक फैक्टर याद रख लो, जब भी इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, हो गया आखिरी स्लाइड, वही MCQ आएंगे। जब भी इम्प्योरिटी ऐड की जाती है तो क्या होता है, इम्प्योरिटी ऐड करने पर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है। डाउन सेल में किया था। अच्छा, एक आखिरी चीज़ देख लें, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट का बता देता हूँ। फिजिक्स में भी काम आ जाएगा, केमिस्ट्री में भी आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा। हीट कैपेसिटी है, उसको याद रखें, हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अ सब्सटेंस, हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी को दो तरह से हम बता सकते हैं, स्पेसिफिक हीट और क्या, कौन सी हीट होती है, लेटेंट हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट में क्या चीज़ चेंज हो रही होती है, स्टेट चेंज हो रहा होता है। लेटेंट हीट में क्या चीज़ चेंज हो रही है, गलत बता दिया। यस, स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, लेटेंट हीट में स्टेट चेंज हो रही होती है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं, अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना हो, ये वनीला आइसक्रीम कौन खा रहा है, स्पेसिफिक हीट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना हो कांस्टेंट प्रेशर पर, उस वक्त जो आपके पास हीट एनर्जी चेंज आएगा वो स्पेसिफिक हीट है। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर और यूनिट मास का, यूनिट मास ज़रूरी है, जैसे 1 किलोग्राम, अगर 1 किलोग्राम आइस है, उसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहो वाटर में, तो जितनी, और एक टेम्परेचर आप उसका, अच्छा अगर 1 किलोग्राम आइस है, कोई भी सब्सटेंस है, और अगर आप उसके 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वेरी करना चाह रहे हो, बढ़ाना चाह रहे हो आइस का, ये जैसे पानी है, पानी मिसाल के तौर पे 25 डिग्री पर है 1 किलो पानी, और आप उसको 26 डिग्री पर करना चाहते हैं, तो जितनी हीट देनी पड़ेगी वो हीट कहलाएगी स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। इसी के अंदर एक चीज़ होती है हमारे पास, मोलर स्पेसिफिक हीट। यस, इसमें फिर हम क्या कर सकते हैं, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कर देते हैं 1 किलोग्राम को। लेटेंट हीट की बात करते हैं। लेटेंट हीट क्या कहता है कि अगर 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस है, उसके स्टेट को चेंज करना है तो इतनी हीट देनी पड़ेगी, वो लेटेंट हीट है। 1 किलोग्राम बर्फ़ है, 1 किलोग्राम बर्फ़ को पानी बनाने स्टेट चेंज करना है, तो जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी दैट विल कॉल्ड लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट अलग अलग तरह की हो सकती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हम किस तरह से स्टेट चेंज करेंगे, लिक्विड टू, नहीं सॉलिड टू लिक्विड, और वेपोराइजेशन में लिक्विड टू गैस। तो 1 किलोग्राम कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो हीट देनी पड़े, तो इसको हम, ये कंप्लीट टॉपिक होता है हीट कैपेसिटी का, ये फिजिक्स में ज़्यादा डिटेल में उसको हम डिस्कस करते हैं। भाई फर्स्ट MCQs है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द डैश। लंडन फोर्सेस किस मॉलिक्यूल के अंदर होंगे, किस लिक्विड में होंगे,
मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट, क्या इसमें होगा? नहीं, हाइड्रोजन होगा। एटम्स ऑफ हीलियम इन गैसेस स्टेट एट हाई टेम्परेचर, इसमें हो सकता है, हीलियम है ना, तो हीलियम में तो हो सकता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन, अच्छा एक मिनट, आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द, ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। एटम्स में तो वैसे भी नहीं होता। मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, क्योंकि डायपोल डायपोल हो, सही है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉल्युबल इन ईच अदर ड्यू टू डैश, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म एक दूसरे में सॉल्युबल किस वजह से हो जाते हैं? देखो पोलर और पोलर तो है, एसीटोन पोलर नेचर का होता है। व्हाट इज एसीटोन? दिस इज एसीटोन, दिस इज एसीटोन, पोलर बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर आपको, पोलरिटी है यहाँ पर, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म, जब क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, सॉरी Cl 3 बार है, दिस इज क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ पर भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आ जाएगी और यहाँ पर भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि आयन डायपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस डायपोल, ऑल ऑफ द अबव। बी ऑप्शन करेक्ट है। वो डायपोल डायपोल को आयन डायपोल भी कहा जाता है। इंस्टेंटेनियस डायपोल नहीं होगा बिकॉज वो लंडन फोर्स है, तो यहाँ दोनों पोलर हैं तो डायपोल डायपोल फोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अमोनिया शोज अ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स ड्यू टू डैश। कह रहे हैं कि अमोनिया की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है 5 ग्रुप के अंदर, ऐसा क्यों? जैसे NH3 या PH3 वगैरह की नहीं होती, PH3 की कम होती है, NH3 की ज़्यादा क्यों होती है बॉइलिंग पॉइंट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये है ना एनहांस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन, इसकी वजह से। व्हेन वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स डेंसिटी डिक्रीज ड्यू टू डैश। जब पानी बर्फ़ बनता है तो उसका डेंसिटी कम क्यों हो जाता है? चेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आइस, एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, चेंज ऑफ बॉन्ड लेंथ, चेंज ऑफ बॉन्ड एंगल। ए और बी में से कोई एक होगा। बेस्ट ऑप्शन क्या है? बी होगा, एम्प्टी स्पेस बढ़ जाता है, स्ट्रक्चर तो चेंज होता ही है। इन ऑर्डर टू मेंशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड द एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी। अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री हो गया तो बाहर का प्रेशर कितना होना चाहिए? 760 से ज़्यादा होना चाहिए, टोर से ज़्यादा। तो क्या होना चाहिए ऑप्शन? 765, हाँ, बिटवीन 760 एंड 1200 टोर। तो बिटवीन 760 भी कहेंगे तो 760 पे तो 100 होता है ना। एग्जैक्टली बता सकते हैं ये बात, तो चलो सही है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शायद ए और सी में मसला आ रहा होगा। ए चूँकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगी 110 करने के लिए, सिर्फ 5 की वेरिएशन नहीं आएगी टोर की, और एग्जैक्ट भी नहीं हो सकता। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि 760 से 1200 टोर के बीच में होना चाहिए प्रेशर। समझ में आगे सारे एमसीक्यू के 5, बस 5 ही थे पंजाब बोर्ड में, ठीक है, इस चैप्टर में लिक्विड गैसेस में। बाकी फेडरल बोर्ड के आ रहे हैं। ज़्यादा का टाइम भी नहीं है, जितने हो रहे उतने ही करते हैं। बोलो लास्ट वाला, ये वाला, ओके, चलो उसे देखते हैं। इसमें ए और सी में कन्फ्यूजन हो रही होगी, सभी को हो रही होगी। देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है एट 760 टोर, सही है, क्लियर है। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मिसाल के तौर पे 90 होता है डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जैसे यहाँ पर हो रहा है 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 10 डिग्री कम हो जाए, 10 डिग्री बढ़ जाए, तब उस पर यहाँ पर यकीनन अगर ये 10 डिग्री अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तो बाहर का प्रेशर कम हो रहा होगा, तब ये जल्दी रीच कर गया बॉइलिंग पॉइंट। तो एट लेस देन 760 टोर होगा, ये तो हमें पता ही है 100%। और ये एट लेस देन ग्रेटर देन 760 टोर होगा, ये सही है, तो पक्का है, ये रिलेशन तो सभी को पता है। अब 760 टोर से ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा तो यहाँ पर भी हो रहा है, ज़्यादा तो यहाँ पर भी हो रहा है। एनी वैल्यू ऑफ प्रेशर बिटवीन 200 एंड 760 नहीं, या तो ए होगा या तो सी होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि 765 टोर क्यों नहीं होगा, 2 रीज़न है जिसकी वजह से। पहली बात, हम एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात कि ये बहुत लो चेंज आ रहा है इसके अंदर, बहुत हाई चेंज आता है तो टेम्परेचर इतना 10 डिग्री तक बढ़ता है। तो इस वजह से ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि 760 से 1200 टोर के बीच में होगा। समझ आ गई बात? यस। वैसे नॉर्मली इस तरह से देते हैं एम्पलीट्यूड में, ग्रेटर देन लेस देन करके देते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए।
वैल्यू तो किसी को भी नहीं पता 100% कितनी होगी आइटम रेट। फेडरल बोर्ड के एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है। वैन डर वाल फोर्सेज आर इफेक्टिव डैश ओनली एट अ शॉर्ट डिस्टेंस इज मलिया शाह इज सेइंग राइट, शॉर्ट डिस्टेंस जितने करीब होंगे उतने ज़्यादा वैन डर वाल फोर्सेज होंगी, दूर जाने पे कम खत्म हो जाती हैं। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज आर आल्सो कॉल्ड लंदन फोर्सेज। यार इतना आसान, लंदन फोर्स का दूसरा नाम डिस्पर्जन फोर्स, क्योंकि लंदन में दोनों इंड्यूस होते हैं, डायपोल इंड्यूस डायपोल नहीं होता है। डायपोल इंड्यूस डायपोल कब होगा, जब एक पोलर होगा और एक नॉन पोलर होगा, ये दोनों नॉन पोलर होंगे तो इंड्यूस डायपोल उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो या तो इंड्यूस डायपोल इंड्यूस टेस्ट टू पॉपुलर आंसर होना चाहिए, या इंस्टेंटेनियस डायपोल होना चाहिए, या फिर डिस्पर्जन फोर्स। अब सारे नाम लिखे थे मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग टू हैलोजेंस आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। अरे बड़ा सिंपल है यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है। द इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज आर ऑफ डैश। कितने टाइप के होते हैं भाई, देखो 5 टाइप के होते हैं। फेडरल बोर्ड तो कहती है 5 तरह के होते हैं। ये फेडरल की बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें 5 तरह के हैं, ठीक है। हाँ, सिंध बोर्ड वाले को क्या लिखना है नहीं पूछेंगे उसमें, ये वाला इंट्रामोलिकुलर फोर्स का टॉपिक है नहीं सिंध बोर्ड में, ठीक है। हाँ तो वहाँ नहीं पूछते, वहाँ सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सिंध बोर्ड में चैप्टर 4 में लास्ट में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोई बॉन्डिंग है। अगर आप चेक करो तो चैप्टर 4 में और कोई बॉन्डिंग का तस्करा नहीं है, तो वो तो सिर्फ एक ही बता रहा है, इसलिए पूछेंगे नहीं, उसमें टॉपिक ही नहीं है, इस डिटेल टॉपिक नहीं है इंटरमोलिकुलर फोर्स का। उसके इफेक्ट्स हैं चैप्टर 2 में, उसके इफेक्ट ज़रूर हैं, वो पूछ रहे ज़रूर हैं कि बताएं इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों, इसका कम क्यों है, लेकिन वो उसमें कहीं डिटेल में पूरे बुक में लिखा हुआ नहीं है कि असल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं। ये पंजाब और फेडरल में मिलेगा, और सर सिंध बोर्ड का कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाता है उसको पढ़ लेने से। तो फर्स्ट रे में भी मैं जब बताता था तो उसमें फर्स्ट रे की बुक में कहीं पे भी नहीं था, लेकिन फिर ऐसे ही अपनी मर्जी से बताता था, लंदन फोर्स, ये फोर्स, वो फोर्स। अच्छा देखो 5 तरह के कौन कौन से हैं फेडरल के लिहाज से। स्ट्रॉन्गेस्ट से चलते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद डायपोल डायपोल, उसके बाद एक होता है डायपोल, अच्छा आयन डायपोल कहते हैं, आयन डायपोल इंटरेक्शन। एक तरफ आयन होता है, एक तरफ डायपोल। जैसे पानी है, पानी में आपने Na+ आयन को डाल दिया, ये आयन है और ये डायपोल है, ये आयन डायपोल इंटरेक्शन से सॉल्युबिलिटी हो जाती है Na+ आयन के पानी के अंदर, आयन डायपोल। आयन डायपोल के बाद हमारे पास है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, मतलब एक आपके पास पोलर स्पीशी आ गया जैसे वाटर, और दूसरा नॉन पोलर डाल दो जैसे कि आयोडीन डाल दो। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा वो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। फाइनली क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, इसी को हम लोग बोलते हैं लंदन फोर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स। तो फेडरल बोर्ड ये 5 टाइप बताती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल, आयन डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, जिसको हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर 5 आंसर है भाई। अजी को ये मसला रहता है, अभी मैं MD कैट वगैरह के ग्रुप में मतलब कि ज्वाइन हूँ, फेसबुक वगैरह में इधर उधर से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो वहाँ एक बड़ा मसला दिख रहा है ना वो एंजाइम के बारे में कि एंजाइम लॉक है कि की है। अभी बड़ा गहमा गहमी चल रही है 3-4 दिनों से फेसबुक पे, MD कैट के सारे स्टूडेंट लड़ रहे हैं इस बात पे कि एंजाइम लॉक है कि की है, सबस्ट्रेट है ना। अब वो कुछ लोग उसको लॉक कहते हैं, कुछ की कहते हैं। सिंध बोर्ड उसको जैसे लॉक कहता है, फेडरल बोर्ड उसको की कहता है। अब लोग परेशान है कि लॉक है कि की है कि क्या है, वो बड़ा मसला है। सब अलग अलग दलील ला रहे लाके, गूगल कुछ बोल रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, तो ऐसा होता है समटाइम्स। 2 बुक में अलग अलग वेरिएशन आ रही होती है चीज़ों पे। तो फिर आप क्या करेंगे, बेस्ट ऑप्शन क्या है भाई, NED वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि सिंध बोर्ड को फॉलो कर लें, और जो ये हैं MD कैट वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो फेडरल बोर्ड को फॉलो कर लें, जो वो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, क्योंकि पेपर उसी से बनाना है। जो हमने PMC के सैम्पल पेपर्स देखे हैं वो सब उसी को फॉलो कर रहे हैं, कि PMC के सैम्पल पेपर सारे फॉलो करते हैं कि उसको भाई फेडरल बोर्ड के बुक को फॉलो करके बनाए गए हैं, वर्ड्स तक वहीं से डाले गए हैं, और NED का जो पास पेपर है उस टेम्पलेट सिंध बोर्ड पर बना होता है, तो आप उसके लिहाज से फॉलो कर लें। अब उसके लिहाज से अगर कोई बोले सर इसका क्या जवाब होगा, तो NED में पूछेंगे नहीं, तो सिंध बोर्ड में ये है ही नहीं टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है।
नेक्स्ट है थर्मोस्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच, थर्मोस्टेट क्या करता है, मेंटेन्स द टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, फिजिक्स का टॉपिक है वैसे। ये देखो ये 5 टाइप्स बता रहा था ना मैं, ये 5 फेडरल के बुक से मैंने मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया, ये 5 टाइप्स हैं इंटरमीडिएट फोर्स, ठीक है, ये 5 हैं तो मैंने यहाँ लिखे, ठीक है, मतलब ये मसला को इसमें। द साइंटिस्ट हु डिस्कस द फिनोमेना ऑफ विस्कोसिटी आर डैश, पॉइजन नाम था उसका, जब ये पॉइज उसकी यूनिट निकली है। द डिस्टेंस द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अच्छा देखो बच्चे, डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेशन टेक्निक, सेपरेशन टेक्निक कहते हैं डिस्टिलेशन को, जब 2 चीज़ें यस फवाद, अच्छा एक और हो गया, तो दैट, अच्छा डिस्टिलेशन का मतलब होता है सेपरेशन टेक्निक, 2 चीज़ों को सेपरेट करना, जैसे तेल है पानी अलग करना है तो सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के 3 तरीके हैं, 3 तरीके डिस्टिलेशन करने के। डिस्टिलेशन करने के, डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट रेंज के एतबार से हम सेपरेट कर रहे होते हैं। पहला तरीका होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जैसे हम सॉलिड्स की करते हैं, लिक्विड्स की हम करते हैं या तो हम उसकी करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और तीसरा एक और होता है जिसको हम कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, रिड्यूस प्रेशर पे कर रहे होते हैं, प्रेशर कम कर देते हैं। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में हमने एक वो पढ़ा था, रीज़न ग्लिसरीन इज डिस्टिल्ड एट रिड्यूस प्रेशर, क्योंकि ग्लिसरीन जिस टेम्परेचर पर डिस्टिल होता है उससे पहले ही वो डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, रिड्यूस प्रेशर पे ग्लिसरीन को डिस्टिल कर रहे होते हैं। तो अगर लो प्रेशर पे डिस्टिलेशन की जाए तो वो आपका वैक्यूम डिस्टिलेशन कहलाता है। ये फेडरल का प्योरली टॉपिक है। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन यूनिट क्या होती है भाई, अब अलग अलग तरह से, अब शायद फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करें तो न्यूटन पर मीटर, सही है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसा यूनिट में द इंटरमीडिएट फेस लाइंग बिटवीन सॉलिड फेस एंड नॉर्मल लिक्विड फेस, सॉलिड और लिक्विड फेस के बीच में जो एक फेस होता है वो कौन सा सब्सटेंस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, लिक्विड क्रिस्टल, मैसोजेंस, क्रिस्टल लैटिस, ये होता है लिक्विड क्रिस्टल। एलसीडी का नाम आपने सुना होगा, मोबाइल फ़ोन की एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो लिक्विड क्रिस्टल्स होता है ना, वो सॉलिड और लिक्विड के बीच चीज़ की चीज़ होती है, जिसको हम एलसीडी वगैरह को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन की, ठीक है। तो एलसीडी इज़ अ ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फेस, प्योरली फेडरल का ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्टिकल्स द मोस्ट डिसऑर्डर्ड, ये हो चुका है लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में। सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर्ड पार्टिकल किस स्टेट में होंगे, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बताया था, तो गैस बन चुके होंगे, बाकी कंडीशन पे गैस नहीं बन रहे होंगे। आगे बढ़े, समझ मांगे सारे एमसीक्यूज। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट बेस्ट सपोर्ट्स द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इनमें से बेस्ट एक्सप्लेनेशन बताएं ज़रा कि हम किस तरह से बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दुनिया की हर चीज़ एटम से मिलकर, पार्टिकल से मिलकर बनी है। पहला, लिक्विड्स ऑलवेज फिल द स्पेस अवेलेबल टू देम, liquids are easily compressible, 1 cm³ of water produces nearly इतने cm³ of steam, if a bottle of perfume is opened the smell spreads quickly। इसमें से बेस्ट आंसर आपको ढूंढना है कि जिससे पता लगे कि हाँ पे लिक्विड में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या किसी भी सब्सटेंस में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। बी, लिक्विड्स आर इजिली कंप्रेसिबल, नहीं, ए करेक्ट है, ये रीज़न बता दे रहा हूँ। लिक्विड्स ऑलवेज फिल द स्पेस अवेलेबल टू देम, लिक्विड्स जो है ना, अगर आप किसी लिक्विड को आप डालते हो किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी कंटेनर में, तो वो लिक्विड हर किनारे किनारे तक पहुंच जाती है। एक पतली सी बारीक सी कैपिलरी ट्यूब भी उससे भी वो गुजर जाएगी। इस बात को साबित करने के लिए कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कहीं पर भी पेनिट्रेट कर जा रहे हैं, तो ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है लिक्विड के किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होने के। विच ऑफ दिस प्रोसेसेस इन्वॉल्व अ वीकनिंग ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, किस प्रोसेस में जो बॉन्ड्स होंगे वो वीक हो जाएंगे, मतलब वीक पड़ेंगे, टूटेंगे, ब्रेक होंगे। किसमें, जोर से बोलें, एवापोरेशन में टूटेंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, गैस से, सॉरी लिक्विड से गैस बन रहा होगा। और लिक्विड इज थॉट टू बी प्योर इथेनोइक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू टेस्ट इट्स प्योरिटी। प्योर इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड है, हमें अगर उसकी प्योरिटी चेक करनी है तो क्या तरीका होगा प्योरिटी चेक करने का, उसके बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर लें, इथेनॉल से रिएक्शन करा दें, जला दें ऑक्सीजन के साथ, या डिहाइड्रेट कर दें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। पढ़ा जो है वही आंसर होगा भाई, पढ़ा क्या है, पढ़ा डिहाइड्रेशन का पढ़ लिया, आज क्या पढ़ा है, बॉइलिंग पढ़ा है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इज द बेस्ट वे टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। सॉलिड की करनी है तो मेल्टिंग पॉइंट, गैस की और लिक्विड की करनी है तो बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, द टेम्परेचर एट विच 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डैश। बताएं वो टेम्परेचर जिस पर 2 टाइप के या 2 से ज़्यादा टाइप के क्रिस्टल्स, ये आंसर गलत लगा हुआ है इसमें, परेशान। कौन सा टेम्परेचर अरीशा बता रही है? ट्रांजिशन टेम्परेचर। याद है ट्रांजिशन टेम्परेचर किसी को? अल्फा सल्फर बीटा सल्फर का 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड, चैप्टर 4 सेकेंडरी केमिस्ट्री। जैसे मैंने बताया था अल्फा और बीटा जिसमें को एग्जिस्ट करते हैं जिस टेम्परेचर पे, वो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 95.5 डिग्री। आई थिंक ये रहमत चौक पे पढ़ाया था, इमाम कॉलोनी पे नहीं पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था इलेक्ट्रोप्स और सल्फर, लेकिन रिड्यूस हो गया था वो। सही आखिरी, द सॉलिड्स इन विच एटम्स आइंस और मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम रिपीटिव 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इज टर्म्ड एज डैश। बताएं वो कौन सा सॉलिड होगा जिसमें रैंडम अरेंजमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की? अमरफस होती है, अमरफस इसमें से हमारे पास ग्लासेस में होता है। द नेचर ऑफ बॉन्ड इन डायमंड इज डैश। डायमंड में कोवेलेंट है, आंसर कुछ बाहर के। क्रिस्टल लैटिस इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 1 डायमेंशन टू 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट होती है हमेशा, सिंपल। सही है, हमसे समझ में सारी एक्सप्लेनेशन देखो, निशान तो शायद लगा हुआ भी होता है कुछ में। लैटिस एनर्जी को और क्या कहा जाता है, उसको याद रख लें, क्रिस्टल एनर्जी भी कहते हैं। क्रिस्टल बनता है ना उसमें, क्रिस्टल एनर्जी कहते हैं, लैटिस एनर्जी भी कहा जाता है। जब गैसियस आयन को क्रिस्टल बनाते हैं तो एनर्जी क्या होती है? अब्जॉर्ब होती है कि रिलीज होती है? जब आयन से क्रिस्टल बनते हैं कौन सी एनर्जी रिलीज होती है? क्या नाम है उसकी एनर्जी का? लैटिस एनर्जी। तो एक्सोथर्मिक होता है ना, तो इवॉल्व होगी, रिलीज होगी, इवॉल्व लिखा भाई, वही बात है। सम टाइम अब्जॉर्ब सम टाइम रिलीज, ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा रिलीज होगा। NaF and MgO have both atomic ratio 1:1 in their crystals. Such property is dash isomorphous। क्योंकि अभी बताया तो NaF MgO दोनों के दोनों हमारे पास आइसोमॉर्फस है, सेम क्रिस्टल अरेंजमेंट है क्यूबिकल। ठीक है, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ग्रेफाइट इन 1 डायरेक्शन बट नॉट थ्रू द डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल। सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डैश। ग्रेफाइट की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि सिर्फ पैरेलल टू द प्लेन इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो, परपेंडिकुलर नहीं हो रहा, एनिसोट्रोपी कहलाती है ये। आयरन एक्ट्स एज इलेक्ट्रिक कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड, फ्री प्रोटॉन, फ्री न्यूट्रॉन, फ्री आयन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, एक ही बात है। अ क्रिस्टल ऑफ द पर्पल कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर ऑफ वाटर एंड द बीकर लेफ्ट अंटिल देयर इज नो फर्दर चेंज, व्हाट विल बी ऑब्जर्व? पोटेशियम परमैंगनेट आपने देखा होगा, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसके रिडॉक्स टाइट्रेशन किया जाता था सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में टाइट्रेशन होता है रिडॉक्स, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को साथ में मिला रहे होते हैं। अब उसमें हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, वो अगर जैसे ही आप उसको डालोगे ना पानी में, तो थोड़ी देर के बाद वो डिज़ोल्व होता होता पूरे के पूरे सॉल्यूशन को पर्पल या डार्क पिंक टाइप का कर देगा वो, तो वो ओवरऑल सॉल्युबल हो जाता है पूरा पोटेशियम परमैंगनेट किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो देखो आज यूनिफॉर्मली पर्पल सोल्यूशन अपीयर्स। नीचे देखो, कलरलेस लिक्विड विद द पर्पल क्रिस्टल अनचेंज, ऐसा नहीं होता। अ पर्पल कलर लेयर बिलो अ कलरलेस लेयर, ऐसा भी नहीं होता। अ कलरलेस लेयर बिलो अ पर्पल लेयर, लेयर भी कोई नहीं बनता। अ डीप पर्पल लेयर बिलो अ पेल पर्पल लेयर, ऐसा भी नहीं, बल्कि ओवरऑल सोल्यूशन यूनिफॉर्मली पर्पल हो जाता है। जामुन का शरबत जैसा लगता है वो, या फालसे का शरबत कभी कभार लगता है, नहीं देखा? अरे यार ब्यूरेट में तुम लोग तो रिड्यूस कोर्स वाले तुम लोग अवाम, यार क्या करें तुम लोग। Which of the following method is best suitable for obtaining a pure dry sample of NaCl from a mixture of NaCl and sand? भाई नमक है, नमक को रेत में डाल दिया भाई, which is of most obtaining pure dry sample of from a mixture of NaCl and sand। नमक को और मिट्टी को या रेत को मिक्स कर दिया भाई, अलग करने कैसे करेंगे? शेक द मिक्सचर विथ वाटर, फिल्टर एंड ड्राई द सब्सटेंस ऑन द फिल्टर पेपर। शेक द मिक्सचर विथ वाटर, शेक करेंगे, उसके बाद फिल्टर और ड्राई करेंगे सब्सटेंस को फिल्टर पेपर पे। शेक द मिक्सचर विथ वाटर, पानी डालेंगे, शेक करेंगे, फिल्टर करेंगे और एवोपरेट करेंगे फिल्ट्रेट को। शेक द मिक्सचर विथ वाटर एंड डिस्टिल ऑफ द सैंड, डिस्टिलेशन प्रोसेस अपनाएंगे। हीट द मिक्सचर जेंटली एंड कलेक्ट द सब्सटेंसेस विथ बॉयल ऑफ। तो अब यहाँ पर फर्स्ट है कि सेकंड है? अगर देखो पानी में अब नमक है, नमक में रेत घोल दिया है, शेक कर दिया पानी के साथ, ठीक है। फिल्टर एंड ड्राई द सब्सटेंस ऑन द फिल्टर पेपर। कभी भी फिल्टर पेपर पे ड्राई हम उसको, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, प्योर NaCl अलग करना है। अगर आप ड्राई कर दो तो सैंड अलग हो जाएगा, हमें अलग करना है NaCl। तो NaCl अलग कैसे होगा? फिल्टर करेंगे और जो फिल्ट्रेट आएगा उसको एवापोरेट करेंगे। 9th क्लास में किया था यार ये सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, नहीं किया था? कौन
वॉट मैथड कुड बी यूज टू ऑब्टेन कॉपर फ्रॉम मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड होगा ये कॉपर एंड नमक लिया और कॉपर का चूर कॉपर का बुरादा मिला दिया, अलग करना है कॉपर, कैसे करेंगे? हीटिंग द मिक्सचर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द मिक्सचर, पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मिक्सचर, एडिंग एक्सेस वाटर टू द मिक्सचर एंड फिल्टरिंग। नमक लिया और कॉपर ले लिया, घोल दिया। वैसे सबसे सिंपलेस्ट तरीका तो, अच्छा क्या मैग्नेट से अलग कर सकेंगे? कॉपर में कहाँ चिपकता है मैग्नेट? तो बेस्ट तरीका क्या है भाई? पानी डालें मिक्सचर में, फिल्टर कर दें, नमक अलग हो जाएगा और फिल्ट्रेट पे एज मतलब फिल्टर पेपर के ऊपर क्या बच जाएगा? कॉपर बच जाएगा। हो जाएगा ऐसे। लेड एंड जिंक कैन बी सेपरेटेड। अरे इसको छोड़ दो, फिर वो पिछली बार वाला हाल हो जाएगा। व्हाट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड 2 ब्रोमाइड एंड मोल्टन लेड ब्रोमाइड? कह रहे हैं कि सॉलिड लेड ब्रोमाइड है PbR, ठीक है, और मोल्टन लेड ब्रोमाइड है PbR है एक्वस। मोल्टन मतलब लिक्विड है, सॉरी, और ये हमारे पास सॉलिड है। दोनों में सॉलिड में क्या होगा और लिक्विड में क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होंगे क्या इसके सॉलिड में PbR के? कहाँ से? आयनिक है कि, सॉरी, लेड ब्रोमाइड है PbBr है। PbR तो फॉस्फोरस हो गया। ओके, क्या मॉलिक्यूल्स होंगे सॉलिड में? क्या मॉलिक्यूल्स होंगे PbR के? आयंस होंगे ना भाई, क्रिस्टल्स होंगे। A और B कट गया, या तो C या तो D, आयंस होंगे, C या तो D। अब आ जाते हैं मोल्टन में, पानी में घोल देंगे तब भी आयंस ही रहेंगे उसके। Pb+2 आयंस अलग हो जाएंगे और Br-1 अलग हो जाएंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? D के सॉलिड में भी हमारे पास आयंस होंगे इसके, और लिक्विड स्टेट में भी सिर्फ आयंस ही होंगे। समझ में आया ये? फर्स्ट MCQs MD गेट पास पेपर से। व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट वाटर डेंसिटी? इट इज़ लेस देन दैट ऑफ आइस, इट इज़ मोर देन दैट ऑफ आइस, इट इज़ इक्वल, नन ऑफ दिस। पानी की डेंसिटी तो ज़्यादा होती है ना आइस से। कितनी होती है? 4 डिग्री पर 1 ग्राम। और आइस की कितनी होती है? 0 डिग्री पर 0.92। गुड। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, शायद कौन सा ऑर्डर पूछ रहे हैं? हाई वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर हाई, जितना ज़्यादा कोई वॉलेटाइल होगा ना, उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर उसका होगा। जितना वॉलेटाइल उतना वेपर प्रेशर, क्योंकि जब आप वेपर ज़्यादा जनरेट होंगे। तो देखो यहाँ पर ईथर, उसके बाद एसीटोन, इथेनॉल, वाटर। वाटर में सबसे कम होगा वेपर प्रेशर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है। इथेनॉल में फिर होगा उससे थोड़ा सा कम, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 है, इसमें 2 है। अच्छा, एसीटोन और ईथर पे बात आ रही है। अब ज़रा ईथर और एसीटोन में ईथर की ज़्यादा क्यों है एसीटोन से? ईथर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर की अट्रैक्शन वीक होती है एसीटोन से, ऐसा क्यों? ईथर है ये ROR, हाँ